हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पास्ट ईयर के एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड और डिफरेंट मार्केट फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें आपने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली का पार्ट देख लिया था। मोनोपोली में आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पार्ट देखा था। ओलिगोपोली में आपने प्राइस लीडरशिप का भी पार्ट कवर किया था। इसके अलावा आपने ओलिगोपोली में बहुत सारे मॉडल्स भी कवर किए, जो कि कॉर्नॉट, बर्ट्रैंड, चैम्बरलिन, एजवर्थ, किंग डिमांड कर्व, ये सारे पार्ट थे। तो उनसे रिलेटेड भी आ सकते हैं, किंग डिमांड कर्व से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे मैंने बोला था कि 2 वीडियो में कवर कराऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में सारा पार्ट कवर करा रहा हूँ क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कत होती है। अभी वैसे भी नेट थोड़ा पार्ट स्लो चलता रहता है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर अलग अलग करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एक साथ ही पूरा पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो दिसंबर 19 का पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए से लेके ABCD 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से आपको 2 ऑप्शन करेक्ट चुनने हैं। ए सिंपल मोनोपोली फॉर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि लॉन्ग रन या शॉर्ट रन है, तो आपको पता है कि मोनोपोली फॉर्म की बात कर रही है। शॉर्ट रन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि देखिए मैंने आपको पर्टिकुलर बताया हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट या जिसको आप इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, जब जीरो हो, याद रखना। इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो कब कहा जाता है, जब हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और जब एवरेज रेवेन्यू कम हो और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो तो लॉसेस का पार्ट होगा। तो आपको बताया कि शॉर्ट रन में चाहे मोनोपोली फर्म की बात करें, चाहे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, चाहे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, तो जनरली ये तीनों पार्ट तो होते ही हैं। जब मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में बताया तो क्या बताया था, आपको ध्यान हो तो आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि फॉर्म आ जाती है। मैंने बताया जहाँ कंपटीशन जुड़ रहा है, यहाँ पे भी क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तीनों होते हैं और लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मोनोपोली फॉर्म एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है लॉन्ग रन में, लेकिन देखिए या लॉन्ग रन शॉर्ट रन नहीं बता रखा, इसलिए मैं इसको गलत बोलूँगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि कौन से रन में, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से ये भी गलत है, चाहे आप देख सकते हो डी वाला, फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं आपको सीधा ए से डी पे इसलिए पहुंचा रहा हूँ क्योंकि आपने ये देख लिए होंगे सारे के सारे एमसीक्यूज, क्योंकि पहले ही मैं अनटिक प्रोवाइड कर देता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और डी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देखो, फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, लॉन्ग रन में होता है कि फर्म क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, लेकिन यहाँ पे कहाँ दे रखा है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। पर आपको बी वाला पॉइंट बिल्कुल सही दिखेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, स्वीजीज किंग डिमांड कर मॉडल इज बेस्ट नॉन मॉडल एक्सप्लेनिंग रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फर्म फॉर प्राइस रिगिडिटी। तो जनरली प्राइस रिगिडिटी में हमने ये देखा था कि अगर एक फर्म प्राइस कम करने की करती है तो दूसरी भी क्या करती है, रेटिलेट करती है, रिएक्ट करती है, प्राइस कम कर देती है। लेकिन एक फर्म अगर वही प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी फर्म नहीं बढ़ाती, क्योंकि उसको पता है कि जो पर्टिकुलर इसके कस्टमर इसके पास आ जाएंगे और इसी प्राइस पे ये बहुत अच्छा मार्जिन कमा लेगी, तो ये प्राइस बढ़ाने की फिर ये भी नहीं करेगी। तो उस केस में क्या होगी, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या है, हाई इलास्टिक भी बन जाता है और लेस इलास्टिक भी बन जाता है, तो एक किंक मिल जाता है, जो कि आपने मेरे हिसाब से ओलिगोपोली के फर्स्ट पार्ट में ही देखा था, किंग डिमांड कर्व थ्योरी वाले पार्ट में, पॉल स्वीजी। ठीक है, ध्यान आ गया, तो इसलिए बी ठीक है। फिर सी पॉइंट में क्या बोल रहा है, ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर। आपको पता है क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री की मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ये सप्लाई बना और ये डिमांड बना, उसके थ्रू जो भी एक तरीके से प्राइसेस सेट हुई वो इंडिविजुअल फर्म को अप्लाई हो गई, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई किसके, OX एक्सिस के, जिसे हम बोलते हैं कि फर्म क्या हो गई, प्राइस टेकर हो गई एंड क्वांटिटी एडजस्टर हो गई। ऐसे बोलते हैं, प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर होगा सी, BNC। ये दिसंबर 19 में था, ये कईयों ने सही किया था, क्योंकि देखो स्वीजी की जब भी बात आती है तो प्राइस रिगिडिटी का पार्ट सबको पता रहता है, पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड कर्व सबको पता रहता है, और उसके साथ साथ ये भी पता रहता है कि डिसकंटिन्यूटी होती है बीच में, तो जो मार्जिनल कॉस्ट के बीच में और रेवेन्यू वाले पार्ट में, आपको जो मैंने बताया था इस तरीके से बनाते हुए, तो आप एक बार देख लेना, वहाँ पे आपको मैंने 2 कर्व बताए हुए। अब देखिए आगे का पार्ट स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं अनअकैडमी की बात। देखिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज इंडिया फॉर NTA UGC नेट 2021, 5 अप्रैल से स्टार्ट है। इसमें टॉप टीचर्स द्वारा कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। 12 डेज का ये सेशन होगा, टोटल मिला के 200 प्लस सेशंस होंगे, 33 एजुकेटर होंगे,
आप देखिए देख सकते हैं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड पूरी की पूरी 10 यूनिट्स कवर की जाएगी, जिसमें रिवीजन भी होगा और एमसीक्यू सेशंस भी होंगे। 21 सब्जेक्ट होंगे। तो आगे की स्लाइड में इसके सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। पेपर 1 तो होगा ही कॉमन, इसके अलावा देखिए आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, संस्कृत, लॉ, पंजाबी, इस तरीके से जो भी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड भी सेशंस होंगे, एमसीक्यूज का पार्ट भी कवर होगा। तो अभी एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और देखिए इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं अनअकैडमी की एक्सेलरेट टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है एक ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। देखिए आपको करना क्या है, अप्रैल 11 को संडे 4 से 5 बजे मैनेजमेंट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उससे पहले एनरोल कर लेना, एनरोल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांस है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। अगर रैंक 2 से 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 11 से लेकर 35 आती है तो 50% स्कॉलरशिप, और 36 से लेकर 150 आती है तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके एनरोल कीजिए और याद रखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक बार जरूर रीड कर लेना। अब देखिए इसके अलावा एक चैंपियनशिप फ्री मॉक टेस्ट भी आपके लिए स्टार्ट किया गया है, जिससे आप जेआरएफ के ड्रीम को कवर कर सके। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हर सैटरडे को पेपर 1 से रिलेटेड कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इसी टाइप के और भी सब्जेक्ट होंगे, उनसे रिलेटेड आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट लाए गए हैं। तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं और तैयार रहिए हर सैटरडे के लिए, जहां पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट कवर मिलेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एनरोल जरूर कीजिए। इसी तरीके से याद रखिए, अगर आपने प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले सकते हैं, जहां पर आपको 10% ऑफ मिल सकता है। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, चिराग एनटीए रेफरल कोड का यूज करना है, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब देखिए ये बोल रहा है सेकंड में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, तो आपको पता है कि क्या होनी चाहिए। अगर वो पता रहेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, तो ये तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं तो उसमें मोनोपोली पावर का पार्ट होता ही है। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर एक पर्टिकुलर एरिया में 500 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी के चार्ज कर रहा है, और एक एरिया में मतलब अपने घर के पास, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे लोअर अर्निंग वाले, या हम बोल सकते हैं कि मीडियम क्लास वाले पीपल रहते हैं, तो उनसे वो 200 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी चार्ज करता है। और जिस दूसरी जगह में जाता है, यहाँ जहाँ हॉस्पिटल है उसका, वहाँ पे वो 500 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी चार्ज करता है। तो एक ही पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के लिए आप डिफरेंट कस्टमर से क्या कर रहे हो, अलग अलग कस्टमर से क्या कर रहे हो, अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो। तो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फर्म की क्या होनी चाहिए, मोनोपोली पावर होनी चाहिए। प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम मोनोपोली की बात करते हैं तो नो क्लोज सब्सटीट्यूट नॉर्मल वे में बोलते हैं, जिसे हम प्योर मोनोपोली बोलते हैं। हाँ, अगर मैंने आपको इम्परफेक्ट मोनोपोली बोली तो कुछ सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट हो, क्योंकि बहुत सारे तो किस में होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट किस में होता है, किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, जबकि मोनोपोली में तो होता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ए तो ठीक है किसके लिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जबकि यहाँ पे बोला फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट, तो हम बोलेंगे ये गलत है। तो इसलिए अपना आंसर सेकंड का क्या होगा, बी। चलो फिर भी सी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मार्केट्स आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था 2 मार्केट है, ए और बी। वैसे उससे ज़्यादा मार्केट भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल में कवर किया था कि एक पर्टिकुलर फर्म है जो कि क्या करती है, पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस 30 रुपीज़ रखती है, जिसे आप AR भी बोलते हैं। वो ए मार्केट में भी इतनी की बेचती है और बी में भी इतने की बेचती है। पर आपको क्या निकाल के बता करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे इक्वल होता है दोनों मार्केट में। तो आपको अलग अलग प्राइसेस सेट करनी है। ठीक, तो एक जगह आपका मार्जिनल रेवेन्यू 15 आ रहा था, एक जगह 24 आ रहा था, क्योंकि ए मार्केट में 2 इलास्टिसिटी थी और बी मार्केट में 5 इलास्टिसिटी थी। तो आपको पता है कि 2 मार्केट होंगे, उससे ज़्यादा मार्केट होंगे। तो ये बोल रहा है मार्केट्स आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, तो आपने एक ही मार्केट को अलग अलग सेपरेट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोल दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट्स, तो आपको पता है कि एक मार्केट में हमने 2 सेट की थी, एक में 5 की थी, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू अलग आ रहा था, जबकि हमें क्या चाहिए, फिर इक्वल चाहिए था। तो इसलिए हमें प्राइसेस क्या करनी थी, अलग अलग सेट करनी चाहिए थी, जिसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये प्री रिक्विजिट है, ये है और ये है। तो क्या नहीं है, ये नहीं है, और यही अपना आंसर है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा आपका, बी। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, आप गलती करोगे जनरली, क्योंकि आपको आइडिया नहीं रहेगा, या मैंने आपको पढ़ाया भी होगा तो आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ बोल रहा है एक्सिस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन।
तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बताया था कि आपकी एक्सेस कैपेसिटी रह जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोएस्ट एवरेज कॉस्ट पे ही पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस करो, ठीक है, आपको ध्यान होगा। चलिए आपको नॉर्मल ध्यान दिला देता हूँ। कॉस्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था एवरेज कॉस्ट होती है। ये मान के चलो कि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है। मार्जिनल कॉस्ट तो पहले से ही देखो कम हो रही थी और उससे पहले ही बढ़ना चालू कर देती है, आपको पता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे होती है मार्जिनल और राइट हैंड साइड पे क्या होती है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट, जो भी आपको दे रखी है वो होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके बाद आपकी मार्जिनल कॉस्ट स्पीड से बढ़ेगी। तो ये एक तरीके से आपका क्या था, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट का पॉइंट था पर यूनिट का, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करते हो। तो जब भी आपने वो लॉन्ग रन वाले पार्ट में देखा तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बहुत सारे बनते हैं, आपने ये देखे थे। और जैसे ही उसके नीचे क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पॉइंट जा रहा है तो जहाँ पे आपका लोएस्ट पॉइंट होगा, पर साथ में आपको मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट भी देखना होगा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा था कि हम अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फुल कैपेसिटी का, मतलब जहाँ पे हमारी लोअर एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, पर यूनिट कम आ रही है। जबकि मोनोपोलिस्टिक में और मोनोपोली में आप देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट हो, जब भी वो मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है लोएस्ट एवरेज कॉस्ट को, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। वैसे तो इंटरसेक्ट लोएस्ट पे करेगी, पर हम बोल सकते हैं पूरा यूटिलाइज नहीं होता। तो यहाँ पे जनरली देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखोगे पूरा यूटिलाइज है। एक बार आपको चलो दिखाई देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ये देखिए, ये पर्टिकुलर आपको दिख रहा है, लॉन्ग रन से रिलेटेड देखना, क्योंकि देखिए शॉर्ट रन में तो क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी हमने क्या बोला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। और उसमें एक तरीके से हम कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग रन में जनरली क्या होता है, सारे फैक्टर्स जो भी है वो वेरिएबल हो जाते हैं, आपको पता है प्लांट ही भी चेंज कर सकते हैं, तो उसी केस में देखा जाता है। तो देखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का पार्ट आ गया, फिर एक और ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का आ गया, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि नए सेलर बहुत सारे आ गए, नए सप्लायर बहुत सारे आ गए। जैसे मैंने बताया था मेरे दोस्त की शॉप थी, तो उसके रिलेटिव ने भी क्या करा, लॉन्ग रन में देखा कि यार ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये भी एंटर हो गए, तो सप्लाई बढ़ गई, तो उस केस में प्राइस कम हो गई। तो इसको भी, फर्म को भी, यानी मेरे दोस्त को भी क्या करना पड़ा, अपनी प्राइस कम करनी पड़ी। तो ये देखो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पार्ट जा रहा है और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है। यहाँ पे आपको पता था मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, चाहे शॉर्ट रन की बात करोगे चाहे लॉन्ग रन की बात करोगे। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। ये बताया था मैंने, तो आप ये जरूर याद रखना ताकि आपको ध्यान रहेगा हमेशा एग्जाम में। फिर आपने बोला कि सर पॉइंट कहाँ बताए थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, प्लांट्स आर यूज टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन सो दैट देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, इंटरसेक्ट कर रही थी ना, ठीक। कंज्यूमर पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइसेज विच जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका मतलब हम यही बोल सकते हैं, देखो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट है जहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है और फुल कैपेसिटी का यूज़ हो रहा है। जबकि एक और मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ जो कि मैंने मोनोपोलिस्टिक में बताया था, ताकि आप वहाँ पे भी कंफ्यूज ना हो सको। उसको मोनोपोली से रिलेट कर लेना। और ओलिगोपोली में तो आपको पता ही है कि एक फर्म दूसरे फर्म के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। तो वो मैंने आपको बहुत सारे मॉडल्स में बताया था, ज़रूरी नहीं कि पूरी कैपेसिटी का यूज़ हो पाए, कुछ ना कुछ रह जाती है, ठीक। तो ओलिगोपोली में भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक कैपेसिटी रह जाती है। पर एक बार मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकना। ये देखिए यहाँ पे आ गए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दे रखा है किसका, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट का आपको दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने आपको शुरू में बताया है कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जैसे ही कट करता है तो वो आपका एक तरीके से आउटपुट का पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट जनरली बोलते हो। और इसके थ्रू ही आपके इक्वेशन के क्वेश्चन भी बनते हैं, जो कि मैंने अभी वीडियो में कवर कर रखे हैं और मैंने इससे पहले ग्रुप में देख लिए हैं आंसर, तो कईयों ने सही किए हैं और आपने बिल्कुल प्रॉपर समझ लिया जैसे मैंने आपको फंक्शन से बताएं, तो इस हिसाब से अब आप सही कर लेते हो, गलती नहीं करते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दिख रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे देखिए प्राइस डिसाइड हो गई। अब एक तरीके से ये जो बन रहा है वो नॉर्मल का ही बन रहा है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट ही आपको बता रखा है। पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी एवरेज कॉस्ट गिरी रही है, यानी अभी एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा ही है। लेकिन हम क्यों डिसाइड कर पाए यहाँ पे, यहाँ तक क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमें पता है कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया, तो हमें आउटपुट यही डिसाइड करना पड़ा, हम इससे आगे जा ही नहीं पाए। अगर हम इससे आगे जाते तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कम हो जाता, चाहे हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है लेकिन उससे कम हमारा एवरेज रेवेन्यू हो रहा है।
जबकि हम यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन, इस पॉइंट पे वापस आपको बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट कट करते हुए जा रहा है और एवरेज कॉस्ट उस पॉइंट पे क्या होती है, लोएस्ट होती है, आपको पता है। लेकिन भैया रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो लॉस का पार्ट आ जाएगा। इसलिए हम कहाँ पे रुकते हैं, इक्विलिब्रियम पे रुकते हैं। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम आउटपुट पता करते हैं तो याद रखना क्या होता है आपका, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रही है। दो कंडीशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और बिलो से इंटरसेक्ट करते हुए जानी चाहिए मार्जिनल कॉस्ट की लाइन, किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आउटपुट के लिए ये पार्ट रहता है। जब भी आप एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का पार्ट देखते हो तो वो किसके लिए होता है, ध्यान कीजिए, प्रॉफिट या लॉस के लिए, ठीक है। और जब भी आप एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट देखते हो तो वो किसके लिए होता है, कि एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे सबसे कम है, लेकिन आपको पता है कि उससे पहले ही आपने ये पॉइंट मिला लिया और यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी यहाँ पे आपने अपनी प्राइस सेट कर रखी है, ना कि यहाँ पे। तो इसका मतलब आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे जा सकती है, तो आपकी अभी भी इकोनॉमिक कैपेसिटी बची हुई है, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस कैपेसिटी। तो जैसे मोनोपोलिस्टिक में बची हुई है, वैसे किस में बचती है, आपकी मोनोपोली में भी बच जाती है। सेम मोनोपोली में ऐसे कर्व बनता है, बस हल्का सा हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्टीपर बनता है, थोड़ा सा नीचे बनता है, इस टाइप से बनता है, आपको दिख जाता है। जबकि मोनोपोलिस्टिक में क्या है, थोड़ा सा इस टाइप का बनता है, फ्लैटर बनता है, लेकिन दोनों में सेम ही पार्ट है। तो इसमें भी एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, एक्सिस कैपेसिटी देखी जाती है, इसमें भी देखी जाती है, ओलिगोपोली में भी देखी जाती है। जबकि इसमें पूरी की पूरी कैपेसिटी का यूज़ हो जाता है, तो इसमें एक्सिस कैपेसिटी का कोई पार्ट होता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे थर्ड में डी। अब मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि इसमें आपने गलत ही बताया होगा ज़्यादातर, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म दैट सेल ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस और ₹10। प्राइस मतलब क्या होता है, P इज इक्वल टू AR, याद रखना, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज -2। अब आपको क्या पता करना था, ABCD कोई सा भी आंसर। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में करवाया हुआ था, सिंपल सा पार्ट है, आपको फॉर्मूला भी आता है। अब देखिए टाइम वेस्टेज होने से बचाने के लिए मैंने इसका आंसर भी कवर कर लिया, यानी आपको जो PDF मिलेगी आंसर भी मिलेगा। देखिए मैं वहाँ पे बोल सकता था MR इक्वल टू AR इंटू EP माइनस 1/EP, ठीक है, पर्टिकुलर सबको ध्यान रहता है। या एक और आपको फॉर्मूला बताया था 1 - 1/E, जनरली वो आपको ध्यान है, AR इंटू 1 - 1/E, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप कैसे भी दोनों फॉर्मूले लगाए आराम से आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये कवर किया हुआ है, आपको पता है कि प्राइस इज इक्वल टू AR होता है, और आपको इलास्टिसिटी जब भी दे रखा -2, सीधी सी बात है वो नेगेटिव ही होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स होता है, तो माइनस के साइन की ज़रूरत नहीं होती, याद रखना। ये मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी में। तो ये जनरली प्राइस इलास्टिसिटी आपको 2 दे रखी है, तो ये नहीं कहीं यहाँ माइनस लगा दीजिए आप, गलत हो जाएगा। देखिए कईयों ने क्या करा, मान लो कि यहाँ माइनस लगाया फॉर्मूले में, ठीक है, अब -2 और -1 क्या हो गया, -3 हो गया। -3/2 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर कि कितना आता है, 1.5 आ रहा है। 1.5 इंटू 10 करेंगे तो बोला सर माइनस का 15 आ रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस का 15 है, तो कईयों ने 15 आंसर लगा दिया, इसलिए वो गलत हो गया, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से इलास्टिसिटी माइनस का मतलब प्राइस में चेंजेस होने से डिमांड में इन्वर्स चेंज होता है। अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, जनरली आपको पता है। तो वो प्रोपोर्शनेट चेंज की बात करता है कि अगर 10% प्राइस कम हो रही है तो डिमांड कितने % बढ़ रही है, उतने ही बढ़ रही है 10%, या उससे ज़्यादा बढ़ रही है या उससे कम बढ़ रही है। तो आपको पता है इन्वर्स रिलेशनशिप, इसलिए माइनस का साइन इग्नोर मारना, ठीक। तभी यहाँ पे 2 लगाया, 2 - 1 किया तो क्या आया 1, 1/2 करा तो क्या आया 0.5, 10 इंटू 0.5 करेंगे। 10 क्यों लगाया आपको पता है, AR इज इक्वल टू P होता है, तो आपका आंसर आ गया 5, ठीक। ये हो गया अपना कवर। अब चलते हैं 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। 5th में क्या बोल रहा है, दिसंबर 18 का है। द मोनोपोली इन्वॉल्व्स इज सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए दिसंबर 18 का भी है और एक और जगह आ चुका है, तो यहाँ पे पहले आप पॉज करके वीडियो को, अब वैसे तो आपने पढ़ लिए होंगे PDF के आंसर जो भी हैं ऑप्शंस, तो पहले एक बार ये पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको उस पर्टिकुलर दूसरे क्वेश्चन पे भी लेके चलता हूँ, सेम ऐसे कैसा ही है, ठीक है। अब देखिए 13 क्वेश्चन भी ऐसे है, जुलाई 16 में आया हुआ है। उसमें क्या बोला था कि मोनोपोली में सोशल कॉस्ट इंक्लूड होती है, क्योंकि एम्फेसिस इन चारों में से एक ऑप्शन पे होता है, इसकी वजह से उसमें सोशल कॉस्ट भी होती है। इसमें भी पढ़ के देखिए, थोड़ा सा अलग है लेकिन देखिए मीनिंग वही है। मोनोपोली इज़ नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी मेनली बिकॉज द मोनोपोली एंडेवर्स टू, यानी मोनोपोली ज़्यादा किस पे ध्यान देता है, ठीक। तो आपने सबने क्या बोला कि सर ज़्यादा से ज़्यादा वह प्रॉफिट पे ध्यान देता है, कि मोनोपोलिस्ट क्या चाहता है, प्रॉफिट कमाना,
ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट बेचना चाहता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मोनोपोली इज़ नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द सोसाइटी। इसका मतलब सोशल बेनिफिट नहीं मिल रहा, सोशल कॉस्ट इंकर की जा रही है, यानी एक तरीके से कंज्यूमर का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो पर्टिकुलर किस केस में होगा, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो करना ज़रूरी है, आपको पता है कि उससे जो भी लोअर पर्सन है, एक तरीके से जो लोअर सोसाइटी के हैं, उनकी क्या होती है, सेविंग होती है। अगर उनसे भी 500 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी डॉक्टर चार्ज करने लग जाएगा तो उनकी सेविंग ही कहाँ से होगी, वो दिखाई नहीं पाएंगे। तो जनरली आप देख सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत जगह होता ही होता है। ये नहीं कि आप देख सकते हो कि हर जगह पे ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती है, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस अलग अलग हो सकती है। तो ये नहीं कि मोनोपोली में एक तरीके से नुकसान का पार्ट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसी किसी जगह पे सही भी होता है। लेकिन यहाँ पे मेन क्या है, प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन ही एग्जिबिट्स सेटिस्फैक्शन विद नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे उसका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मतलब जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू, जहाँ पे हमने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आ गया क्वांटिटी का, इससे ऊपर एवरेज रेवेन्यू पे प्राइस तय होती है, ये प्राइस तय हो गई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वांटिटी तय हो गई थी। प्राइस किससे भी, जैसे मैंने एवरेज रेवेन्यू यानी इस पॉइंट पे लाइन मिलाई, अब यहीं से ही आपकी मान लो कि एवरेज कॉस्ट जा रही है, ये एवरेज कॉस्ट की यू शेप की लाइन है, तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब देखिए उसके पास कैपेसिटी तो ज़्यादा भी है, अभी अभी मैंने बताया था ना। तो देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया कि भाई इसकी कैपेसिटी तो यहाँ तक है, लेकिन वो जानबूझ के प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। वो तो एक तरीके से उस कैपेसिटी पर उसकी लोअर एवरेज कॉस्ट भी आ सकती है, इससे भी कम कॉस्ट आ सकती है, लेकिन जनरली वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा, क्योंकि वो बोल रहा है कि यार मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अभी भी एक्सेस कैपेसिटी है, लेकिन जानबूझ के कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहता। तो जब वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक कैपेसिटी से कम पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हायर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है। किस पे कर रहा है, हायर कॉस्ट पे। तो 13 का आंसर क्या होगा, डी। ये नहीं होगा कि अर्न नेट रेवेन्यू ऑन सेल ऑफ ऑल गुड्स इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अर्न नेट रेवेन्यू ऑन सेल ऑफ गुड्स इन शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। ये तो सभी चाहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले भी चाहते हैं, ओलिगोपोली भी चाहते हैं। चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर। देखिए ये तो ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताया, एक मूवी आप देखने जाते हो तो आपको पता है कि पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइसेस चार्ज की जाती है। चलो वो तो पीक लोड प्राइसिंग का पार्ट हो गया, लेकिन मैंने जो आपको डॉक्टर से रिलेटेड पार्ट बताया तो उसमें यही पार्ट है कंसल्टेंसी का। ठीक, फिर भी आप देख सकते हो कि इसका डी होगा आंसर 13 का। मैं 13 का वापस नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम ही है, अब चाहे वापस ये पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। द मोनोपोली इन्वॉल्व्स ए सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्निंग नेट प्रॉफिट इन ऑल पॉसिबल सिचुएशन, वो तो सभी चाहते हैं, अटेम्प्टिंग टू ए स्टॉल एंट्री ऑफ अदर फर्म इन द मार्केट। तो जनरली ये बोल रहा है कि दूसरों की एंट्री रोकना एक तरीके से कि वो एंटर नहीं कर पाए, तो मोनोपोलिस्ट तो वैसे भी चाहता है। ठीक, फिर लोअर आउटपुट एट ए हायर कॉस्ट इन नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन, अभी अभी हमने पढ़ा जिसमें मैंने क्या बताया, लोअर आउटपुट मतलब एक्सिस कैपेसिटी इसकी एक तरीके से रह जाएगी, जो भी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उससे वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उससे पहले प्रोड्यूस कर रहा है। इकोनॉमिक कैपेसिटी कहाँ आती है, जहाँ पे लोअर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, लेकिन उससे पहले ही जो उसकी कॉस्ट है वहीं पे ही वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, आउटपुट कम निकाल रहा है एट ए हायर कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कहाँ पे कम आती है, जहाँ पे इकोनॉमिक कैपेसिटी का पार्ट आता है, लेकिन वो यहीं पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो है एक तरीके से एक्सेस कैपेसिटी बच गई। तो हम बोलेंगे लोअर आउटपुट एट ए हायर कॉस्ट इन ए नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। जो अभी मैंने 13 में बताया सेम सी वाला पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी के लिए एक तरीके से ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सोसाइटी को जो आउटपुट मिल रहा है वो ज़्यादा कॉस्ट पे मिल रहा है, हम ये बोल सकते हैं, और सोसाइटी ने जितनी डिमांड की है उसके हिसाब से वो आउटपुट उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा रहा सामने वाला। ठीक, तो फिफ्थ का सी। और ये भी बोल सकते हैं, देखो हायर कॉस्ट पे मिलेगा तो क्या होगा, सामने वाले कंज्यूमर की जो भी सेविंग है वो किसके पास आ जाएगी, मोनोपोलिस्ट के पास आ जाएगी। तो मोनोपोलिस्ट की यानी सॉरी जो कंज्यूमर है या क्लाइंट है या कस्टमर है, जो भी उसकी जो भी बचत है वो सारी की सारी मोनोपोलिस्ट के पास आ जाएगी। तो ये भी नुकसान है सोसाइटी का, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ का सी। तो यहाँ पे ये नहीं बोलोगे क्योंकि ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, जो कि सही रहता है कभी कभी। तो फिफ्थ का आपका आंसर आएगा सी। अब सिक्स्थ में देखिए क्या बोल रहा है, इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ए फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। देखिए अभी अभी आपको बताया था फुल कैपेसिटी का यूज़ होता है, तो मुझे बार बार वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हैं AR इज इक्वल टू MR
ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब कई जने आप अब मुझे क्या बोलते हैं कि सर ये भी आ सकता है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज़ लोएस्ट। सीधी सी बात दिमाग लगाइए कि मार्जिनल कॉस्ट उससे पहले ही लोएस्ट होती है, जब वो बढ़ती रहती है ना तब जाके क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट लोएस्ट रहती है, एवरेज कॉस्ट लोएस्ट रहती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तो उससे पहले ही बढ़ जाती है। तो मैंने ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बताया, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लोएस्ट, मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट होती नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट होता है, लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट भी आपका पॉइंट रहता है। ठीक, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में क्या होता है, आप नॉर्मल प्रॉफिट करते हो। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे आता है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो, एवरेज कॉस्ट के। और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से आपको क्या पता चलता है, जैसे ही वो कट करता है तो आउटपुट का लेवल पता करता है। जैसे आपको ये पता चला तो उसके बाद एवरेज कॉस्ट भी यहीं पे लाइन बन रही है और एवरेज रेवेन्यू की लाइन भी यहीं पे बन रही है। तो ये सारे एक दूसरे को एक ही जगह कट कर रहे हैं, इसलिए सिक्स्थ में हमेशा रखना डी आएगा। ठीक, और एक और चीज़ याद रखना, ठीक है, लॉन्ग रन में बता रहा हूँ याद रखना। तो ये ए सी और मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है ना, तो एल ए सी, एल एम सी, एस ए सी, एम ए सी, ओह सॉरी एम ए सी बोल रहा हूँ, एस एम सी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ये भी आपका आ सकता है इक्वल। और ए आर इजक्वल टू एम आर तो होगा ही, क्योंकि प्राइस इजक्वल टू ए आर इजक्वल टू एम आर। तो लॉन्ग रन में ये सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए आपका ये 7th वाला था, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू बताया, ठीक है। 6th का आपका डी होगा याद रखना। अब 7th वाला जो था वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में ही कवर करा दिया था। तो आपको ध्यान हो, ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट टू शो द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्राइस इलेस्टिसिटी कोफिशिएंट, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। जनरली इसमें हमने ये देखा था कि देखिए अगर आपका ये पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, प्राइसेस में चेंज होता है तो टोटल रेवेन्यू पे क्या असर होता है। तो ये तो मैंने बोला कि आप खुद ही कैलकुलेट करके पता कर सकते हो। तो जनरली आप एक एग्जांपल बनाना, उसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सेट कर देना। हाँ, बस इक्वल टू 1 में थोड़ी गड़बड़ आएगी, लेकिन लेस देन 1 और मोर देन 1 में आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो हमारा गलत क्या है, यानी इसमें से बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैंने आपको पर्टिकुलर वहाँ पे सेट बना के बता रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये गलत है, ये ठीक है। चलिए आप ऐसे भी याद रखिए कि जब भी 0 और लेस देन 1 हो तो आपका सीधा पार्ट रहता है, प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही टोटल रेवेन्यू का पार्ट बता रहा है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए गलत आ गया ना, ठीक। और जब मोर देन 1 होता है तो उसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इंक्रीज है तो डिक्रीज, डिक्रीज है तो इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। और जब इक्वल टू 1 है तो नो चेंज, प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होने से रेवेन्यू पे कोई असर नहीं होता। तो आपको ध्यान आ गया कि यार 0 और लेस देन 1 में जनरली सर ने जो बताया वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया था। तो 0 तो ठीक है, लेकिन लेस देन 1 गलत है। पर अगर आपको एक बार देखना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 7th का क्या है, बी, क्योंकि वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी आपको कवर करवाया था। अब 8th का देखिए, 8th भी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड ही है, उसी पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने आपको बताया था। देखिए ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से बोलते हैं कि जो ए आर कर्व है उसके बीच में ये 1 है, ये आपका इन्फिनिट था, ये आपका 0 पॉइंट था, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 था, यहाँ लेस देन 1 था, जिसके लिए आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, ये वाला ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, बिल्कुल ठीक है। मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू के हिसाब से ये फॉर्मूला, तो स्टेटमेंट 1 ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन एंड द रेशो, रेशन नहीं है ये, रेशो बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक, तो आप देख सकते हैं पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताती है, एक तो स्लोप ऑफ डिमांड बताती है जो कि आपने देखा, ठीक है, एंड रेशो बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। जब भी हम प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप देखते हैं तब जाके तो हमारा डिमांड कर्व बनता है। तो सीधी सी बात है, जो ज्योमेट्रिक मेथड है वो पर्टिकुलर एक कर्व पे लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि जनरली बताती है कि इन्फिनिट है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 8th का क्या होगा आपका ए। तो कभी कभी ऐसे आते हैं जो कि आपको आते हुए भी क्या है आप गलत कर सकते हो। अब देखिए ये तो मैंने पहले भी बीच में कई बार बता रखे हैं, जब भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो आप देख सकते हो मैंने मोबाइल कंपनीज़ के एग्जाम्पल दिए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला। यहाँ पे देखिए बोला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी है। तो आपको पता है कि उनकी बहुत सारी कंपनीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट एंड रेफ्रिजरेटर एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि देखो परफेक्ट कंपटीशन तो इमेजिनरी है, तो उसको भूल जाओ। मोनोपोली में सिंगल सेलर की बात करता है जनरली, तो ये भी भूल जाओ। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू नंबर ऑफ सेलर होते हैं लेकिन वो लार्ज होते हैं, तो आप उसमें टायर,
कार कंपनीज जनरली ये देखोगे। लेकिन टीवी सेट और रेफ्रिजरेटर तो बहुत सारी कंपनीज बनाती है। आजकल तो क्या है, छोटी छोटी कंपनियां भी मार्केट में कूद रही हैं। वैसे ही बड़ी कंपनियों में आप देखोगे, देखिए माइक्रोमैक्स भी है, पर मैंने ये कि पहले नाम ही क्यों ले लिया, LG है, सैमसंग है, ठीक है, और कौन सी है, वीडियोकॉन है, ओनिडा है, फिर इसके अलावा माइक्रोमैक्स, VU और MI की भी टीवीज़ आती है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम आएंगे। और इसके अलावा लोकल कंपनीज़ की भी बहुत सारी अलग अलग आएगी जो कि ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करती हैं, ठीक। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको बहुत सारे जैसे मैंने मोबाइल कंपनी में बोला कि आपको क्या 8-9 कंपनियां याद रहती हैं, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे गूगल पे तो अराउंड आपको 100 या 110 इतनी कंपनी दिख जाएगी जो कि मोबाइल से रिलेटेड है। वैसे टीवी से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी, या रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड भी बहुत सारी दिख जाएगी। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का पार्ट आ जाता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक, जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं मार्केट को, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट पे जोर देना पड़ता है। मोनोपोलिस्टिक के पार्ट में मैंने आपको बहुत सारा पार्ट बताया था। और इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी वो अपनी इमेज या गुडविल के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या करते हैं, मार्केट में पकड़ बनाने की करते हैं। तो क्या आएगा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब 10th में देखिए बोला शॉर्ट रन डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर ए मोनोपोली फर्म आर एज अंडर। अब किसी भी पर्टिकुलर फर्म के लिए दे रखा है, लेकिन आपको आना चाहिए कैसे, डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है Q = 100 - 0.2p, प्राइस फंक्शन दे रखा है 500 - 5Q, टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको 50 + 20Q + Q², क्वांटिटी देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन फिजिकल यूनिट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट, और TC मतलब क्या आ गया आपका, टोटल कॉस्ट का पार्ट आ गया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ द प्योर मोनोपोली फर्म। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो तो होगा 40, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ प्योर मोनोपोली फर्म। ये मैंने कैलकुलेट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए प्राइस फंक्शन जो निकला है ना, याद रखना, ये आपको दे रखा है। अगर आप बोलोगे सर प्राइस फंक्शन नहीं दे रखा होता और ये भी दे रखा होता और ये, और फिर प्राइस कैसे लेते, क्योंकि प्राइस इसमें काम आएगी तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये 0.2p दे रखा है ना, 100 दे रखा है, तो आपको पता है कि 0.2p को अगर आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो 0.2p आपका नॉर्मल हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा एक तरीके से, और 100 - Q हो जाएगा। अब 0.2 हटा दीजिए और इसको नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता है कि जैसे डिवाइड करोगे तो ये 500 हो जाएगा, और ये ऊपर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5Q आ जाएगा, 500 - 5Q बन जाएगा। तो याद रखना कि इस तरीके से आपका पार्ट हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपका इस तरीके से 500 - 5Q जो दे रखा है वो इससे रिलेटेड ही फंक्शन दे रखा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट में ये जो दे रखी होती है 50 अलग से मैंने आपको बताया था, ये फिक्स कॉस्ट होती है, और 20Q + Q², अगर क्वांटिटी के साथ कुछ दे रखा है या कुछ भी नहीं दे रखा, आपको पता है क्वांटिटी स्क्वायर, क्वांटिटी या उसके आगे वैल्यू दे रखी है, तो जनरली ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो भी मार्जिनल कॉस्ट आती है वो इसके थ्रू आती है, इसके थ्रू नहीं आती, तो इसको इग्नोर मारना, ठीक। अब आप सोचिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट की बात कर रहा है, तो आउटपुट की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ निकलता है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया हो। तो देखो मैंने आपको खूब बार बता दिया कि ये देखो कौन सी फर्म है, मोनोपोली, तो उस हिसाब से हमें कर्व ध्यान रहना चाहिए माइंड में, ताकि हम अप्रोच पता कर सकें, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, आपको ध्यान है। तो एवरेज का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू का पार्ट आता है तो 2 कंडीशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू = मार्जिनल कॉस्ट, और जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, बिलो से कट करते हुए जा रही है। जैसे भी जहाँ से कट करते हुए जा रही है तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का पॉइंट हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू = मार्जिनल कॉस्ट, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का पॉइंट निकलेगा, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। आपसे ये नहीं पूछा कि प्रॉफिट क्या होगा, अगर आपसे प्रॉफिट पूछता तो आप क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू = एवरेज कॉस्ट, ऐसे बोल सकते हो ना, कि जहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट है या इक्विलिब्रियम प्रॉफिट निकल रहा है तो जनरली वो पार्ट आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपको आउटपुट बोले तो मार्जिनल रेवेन्यू = मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करते हुए जानी चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, हम सीधा चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये आ गए हम सॉल्यूशन की तरफ अपने, जो कि मैंने पहले से ही आपको बताया कि PDF में प्रोवाइड करता हूँ, तो पहले तो टिक करके रखूँगा ही रखूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। अब देखिए थोड़ा सा तो दिख रहा होगा आपको, ये रहा पार्ट। अब देखिए ये आपको बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू = मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से काटना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। अब आप देखिए कि देखो 20Q + Q² का पार्ट है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 20Q दे रखा है तो Q की पावर 1 है,
तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 1 क्या बनेगा, 20 बनेगा। और q की पावर 1 है तो q हट गया, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि अगर एक सिंगल q दे रखा है यानी पावर 1 दे रखी है तो q हट जाता है। अगर q स्क्वायर है तो q बच जाएगा, q क्यूब है तो q स्क्वायर हो जाएगा, q 4 है तो वो आगे मल्टीप्लाई होके आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होके एक तरीके से क्या हो जाएगा, जो भी आएगी वैल्यू, और जो Q4 है वो Q क्यूब बन जाएगा, Q5 है तो वो Q4 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे Q2 है, अब देखिए 2 के आगे कुछ है क्या, नहीं, तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 ही होता है। याद रखना Q के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। और देखिए आपको पता है कि एक पावर हट गई तो क्या बची, एक ही बची, यानी Q की पावर 1, तो यहाँ पे Q की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 20 प्लस 2Q। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको मैंने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट तो निकल गई, अब क्या चाहिए आपको, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का कैसे निकलता है, आपको पता है कि चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q बोलते हो आप। ठीक, तो आपको जनरली क्या चाहिए होती है, टोटल रेवेन्यू चाहिए होती है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू क्यू। अब आप बोलोगे P क्या है, ये रहा। ठीक, आप बोलोगे Q क्या है, ये। लेकिन देखिए उसमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आप P को यहाँ पे पुट करोगे, Q को यहाँ पे पुट करोगे, पुट करके देखिए एक बार, आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके PQ हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, P को ही पुट करना है, प्राइस को ही, 500 माइनस 5Q ऐसे करना है आपको, और ब्रैकेट में क्या कर देना, Q, 500 माइनस 5Q इंटू Q, क्योंकि आपको पता है Q तो आपको दे रखा है, प्राइस आपको क्या दे रखी है, ये वाला पार्ट 500 माइनस 5Q। और मैंने ये भी बताया कि अगर आपको प्राइस फंक्शन नहीं दे रखा तो वो डिमांड फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये तो बोलोगे नहीं सर कुछ भी नहीं दे रखा, देगा तो सही। तो ये रहा, देखिए ये पर्टिकुलर बना दिया P इंटू क्यू। अब आप देख सकते हैं 500Q हो गया और 5Q का स्क्वायर हो गया। अब ये TR हो गया। अब आपको पता है कि जैसे हमने टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाली, वैसे हम टोटल रेवेन्यू जो ये दे रखी है उससे मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वही Q की पावर 1 है, 1 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आया, और Q की पावर 1 है तो Q कट गया, Q हट गया। और जैसे 5 की पावर आपको पता है कि Q की पावर 2 है, 5 इंटू 2 करा तो क्या आया, 10 आया, और यहाँ पे Q की पावर क्या रह गया, 1 ही रह गया, मतलब एक आपका पार्ट हट गया। तो 500 माइनस 10Q मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है आपकी, 20 प्लस 2Q, जो कि आपने निकाली थी। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ, 10Q को उधर लेके चले आओ, प्लस में आ जाएगा, 12Q हो जाएगा, Q इजकल टू 480 अपॉन 12, 40 आपका आ जाएगा। समझ गए, यानी आपको क्या पता करना था, टोटल कॉस्ट पता था, मार्जिनल कॉस्ट पता करनी थी, टोटल रेवेन्यू पता नहीं था, जिसको आपने क्या करा, P इंटू क्यू करा, 500Q माइनस 5Q स्क्वायर आया। जब भी मैंने बताया कि Q के ऊपर पावर अगर नहीं होती यानी 1 होती है, तो उस केस में क्या होता है, 1 इंटू 500, जो भी आगे की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा और Q हट जाएगा। अगर स्क्वायर है तो Q की पावर 1 हट जाती है, याद रखना। जैसे अगर Q क्यूब है तो एक पावर हट गई तो Q स्क्वायर बचा। यहाँ पे Q स्क्वायर है तो क्या बचा, Q की पावर 1 बची, क्योंकि 2 को आपने जैसे 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आया। ठीक है, और एक पावर हट गई तो एक पावर ही बची, एक पावर बची तो आपको Q की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम 10Q लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये भी सॉल्व हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 40। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, 11th है। ये बोल रहा है किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वॉज डेवलप्ड बाय जनवरी 17। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी हमने पढ़ा था, किसने, पॉल एम स्वीजी ने। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 वाले पार्ट में, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशंस द प्राइसिंग अबव द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज यूज्ड एज ए मोर कॉमन प्रैक्टिस। ये बोल रहा है कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप बताइए कि अगर हम प्रिवेलिंग मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे अगर प्राइसिंग करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास जनरली क्या हो, लग्जरियस गुड्स हो, प्रेस्टिजियस कमोडिटी हो, याद रखना। वैसे नॉर्मली हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बोल रखा है मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म फेस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अरे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होता है तो क्या होता है, मार्केट की फोर्सेस के थ्रू, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। तो हम तो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, हम तो क्या है, प्राइस टेकर हैं, न कि प्राइस मेकर। तो ये गलत हो गया। बी में देखिए, मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म वांट टू गेन पॉपुलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ देयर डिमांड। इसका मतलब क्या है, जब हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होती है तो इसका मतलब क्या है, ये मान के चलो कि टी और कॉफ़ी है, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर कॉफ़ी की प्राइसेस में कमी हो रही है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, तो उस केस में टी के जो हमारे कस्टमर है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर हम अपनी प्राइस कम कर देते हैं तो कॉफ़ी के जो कस्टमर है हमारी तरफ आ जाएंगे, आप ये बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको तो बल्कि क्या करनी पड़ेगी, प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। और इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी, कि अगर
आपकी प्राइस के कंपैरिजन में सामने वाले जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइसेस में बहुत कमी आ गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से प्राइसिंग ज़्यादा रखनी है, तो ये गलत। अब ये अरिहंत में देखोगे बी दे रखा है, तो बी तो गलत होगा हमेशा। क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में तो नुकसान ही होगा, ठीक है, अगर हम ज़्यादा प्राइसेस रखने की करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाई क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब अगर हम अपनी प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो दूसरा क्या करेगा, ज़्यादा कमा जाएगा। अगर मैं टी की प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर रखूँगा तो मुझे पता है ना कि कॉफ़ी की लोग डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस तो नॉर्मल होगी, तो ये गलत हो गया ना। जबकि आपको पता है कि मार्केट वेयर सेलर्स रिलाई ऑन देयर कस्टमर्स हाई प्रोपोंसिटी टू कंज्यूम ए प्रेस्टिजियस कमोडिटी, जहाँ सेलर को पता है कि कस्टमर उनसे प्रेस्टिजियस कमोडिटी मतलब डायमंड, लग्जरी कार, लग्जरी वॉचेस ये पर्टिकुलर ख़रीदने की करता है, तो मैं प्राइस अगर बढ़ाऊंगा मार्केट में जो वॉचेस की प्राइसेस चल रही है, पर मेरी लग्जरी की प्राइसेस कितनी है, पता है कि वॉचेस 10,000 की भी आती है, 15 की भी आती है, लेकिन मेरी वॉचेस की कीमत 1,50,000 की है, 2,00,000 की है, क्योंकि उसमें डायमंड, गोल्ड पर्टिकुलर ये जड़ा हुआ रहता है, या आपको पता है कि डायमंड महंगे मिलते हैं। तो एक तरीके से वो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो जैसे जैसे प्राइस महंगी होती जाती है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा करता जाता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सी पार्ट आएगा, तो वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे सेलर बेचने की करेगा, ठीक। और डी तो छोड़िए, मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म हैव एंटर्ड इनटू स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सी पॉइंट आएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। अब 13 देखिए, मोनोपोली इज़ नॉट कंसीडर्ड डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें अपना आंसर क्या था आपको पता है, ध्यान होगा। देखो ये प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल, क्योंकि आपको पता है कि अगर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से कम पे प्रोड्यूस करोगे तो एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, ऊपर रहेगी। अगर आप चाहे तो यहाँ प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कट करता है वहाँ पे आपका आउटपुट डिसाइड होता है, और उसके थ्रू एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वहाँ पे आपकी ऊपर लाइन जाती है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट की, एवरेज रेवेन्यू की भी लाइन जाती है आपको पता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करते हो, जहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट का पार्ट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा होता है, और इससे नीचे एवरेज कॉस्ट कम आ सकती है, लेकिन वो हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, प्रोड्यूस यहीं पे कर रहे हैं। तो जानबूझ के क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा चुके हैं और उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम इतना कमा चुके हैं मोनोपोली में, ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 13 का डी होगा। अब 14 देखिए, 14 में क्या बोल रहा है, जून 15 में आया था। अब देखिए सिंपल है, मैचिंग वाले हैं। देखिए आपको मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड है। 3 देखिए कहाँ पे दिख रहा है, इस वाले पॉइंट में 14 में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे बोला रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, ये अभी भी मैंने बताया क्रॉस डिमांड, टी और कॉफ़ी एग्जांपल बताया। स्कीमिंग द क्रीम पॉलिसी जनरली क्या होता है, देखो पायनियर प्राइसिंग होती है, उसमें 2 पार्ट आते हैं, एक तो प्राइस स्कीमिंग और एक प्राइस पेनिट्रेशन, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको ध्यान है मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा। अब स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, स्कीम द क्रीम, यानी आप क्या कर रहे हो, ऊपर ऊपर की क्रीम निकाल रहे हो। तो यहाँ पे आपका जब भी नया प्रोडक्ट होता है और आपको पता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो आप शुरू में हाई प्राइस रख लेते हो, और पूरे के पूरे जो भी प्रोडक्ट है ना शुरू में वो ज़्यादा प्राइस पे बेच देते हो, और जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराना होता जाता है तो उसकी प्राइस फिर बाद में लोएस्ट कर देते हो। तो शुरू में आपने सारी क्रीम ले ली, ठीक है, सारा का सारा माल निकाल लिया, सारा का सारा पैसा निकाल लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमिंग द क्रीम पॉलिसी। तो वो किस में आएगी, इसमें। तो देखिए क्या था, 3 फिर 1 फिर 4, और प्राइस रिगिडिटी आपको पता ही है स्वीजी से रिलेटेड ओलिगोपोली में, तो 3 1 4 और 2। अब बताइए यहाँ पे कहीं पे है क्या, नहीं, जबकि इसमें आंसर क्या दे रखा था मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर की में सी आंसर था, क्या था, सी या डी था आंसर, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, इसलिए मेरे को ये गलत लगा 14 में, और मैंने क्या करा, ऑप्शन जानबूझ के आपको ये दिए ताकि आप खुद पता कर सको कि यार आपने इतना पढ़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 1 4 2 सही कर सकते हो। अब बताइए ऑफिशियल आंसर की में ऐसे दे रखा है, और जब मैंने क्या और जगह भी मैच किया और ऑफिशियल आंसर की भी मैच करी, ये नहीं कि सिर्फ अरिहंत और ट्रूमन से मैच किया, लेकिन ऑफिशियल आंसर की भी देखी, उसमें भी यही सही किया गया था, सी पार्ट। और सी पार्ट का कोई लेना देना नहीं। आप बताइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ओलिगोपोली कहाँ से आ गया, फिर प्राइस सिक्योरिटी किस में जाएगी, ये देखिए 3rd में कार्डिनल अप्रोच। वैसे ही देखते ही हंसी आ जाए कि पर्टिकुलर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये फिर भी देखो चेंज नहीं कर रखा, क्या कर सकते हैं। आजकल तो चलो फिर भी अपील कर सकते हैं तो जनरली चेंज हो ही जाता है, लेकिन पहले का मुझे पता नहीं इतना सिस्टम कि क्या रहता था। अब देखिए बोल रहा था फॉलोइंग आर द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जून 15 का है। आपको यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो QS दे रखा है ना, तो ये सप्लाई फंक्शन है, और ये QD दे रखा है डिमांड फंक्शन है। पर अब याद रखना
जब भी आपको ये पर्टिकुलर डिमांड सप्लाई दे रखा है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में, आपको बोल दिया इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस निकालनी है, तो आपको पता है ना कि इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर देखो फंक्शन में क्वांटिटी सप्लाइड तो कहीं नहीं दे रखी, पर यहाँ दे रखी है। तो आपको पता है कि जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड के इक्वल हो तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो। क्या मान के कर सकते हो? वैसे मैंने एक्स नहीं माना क्योंकि मैंने क्वांटिटी सप्लाई अलग से निकाला है और क्वांटिटी डिमांड अलग से निकाला है। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ, ग्रुप के मेंबर ने क्या कर रखा है, आपके एक्स मान के कर रखा है, तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो। वो बिल्कुल प्रॉपर तरीका है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक्स मान के करोगे 12 प्लस 0.3 इंटू एक्स और 40 माइनस 0.4 इंटू एक्स करोगे तो अपने आप आपका आंसर फटाफट निकल के आ जाएगा और 24 आपका आंसर आएगा। फिर भी मैंने कैसे किया है, तो पर्टिकुलर मैंने क्या करा, सबसे पहले क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन बनाई, फिर क्वांटिटी डिमांड की बनाई। थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया पार्ट, बस ये बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ये पर्टिकुलर वही आंसर की शीट आ गई। तो ये देख सकते हो उन्होंने पर्टिकुलर कैसे किया, मैंने बताया मेंबर ने 12 प्लस 0.3 इसको x बोल दिया, और आपको पता है कि क्वांटिटी ये सप्लाई और डिमांड है, दोनों की क्वांटिटी सेम ही रहेगी, तो ये भी x रहेगा, और 40 माइनस 0.4 और ये भी क्या रहेगा, x रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आप पर्टिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 40 में से 12 जाएंगे तो कितना आएंगे, 28, और जैसे इसको यहाँ पुट करा तो क्या है आपको पता है, या सॉरी इसको यहाँ पुट करा तो क्या है 0.7x आया, और उस केस में इन्होंने क्या कर दिया 28 आएंगे, कितने आएंगे, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ मिस्टेक मेरे को लग रही थी तो इस चक्कर में मैं थोड़ा रुक गया। 28/0.7 कितना है आपका 40 आ गया। x मतलब देखो क्वांटिटी 40 आ गई, यहाँ पे क्या पूछा है प्राइस, तो क्वांटिटी जैसे आपको पता चलेगी 40 है तो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में पुट करके देख लेना, 40 इंटू 0.3 करके देखिए कितना होता है 12, 12 प्लस 12 कितना होगा 24, तो प्राइस कितनी आ जाएगी 24। 40 इंटू 0.4 कितना होता है 16, 40 में से 16 गए 24, तो आप ये पुट करके देखिए, सबसे बढ़िया मेरे को यही लगा। लेकिन इसके अलावा मैंने ये भी कवर किया, देखो क्यू डी इक्वल टू क्यू एस, जो आपको पता है इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस पे होता है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। और आपको ये भी पता है कि देखिए ये किससे रिलेटेड है, खुद दिमाग लगाइए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहाँ पे प्राइस किससे डिसाइड होती है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के फोर्स के थ्रू। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है और वही एक तरीके से प्राइस डिसाइड करती है, तभी तो हमने बोला क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अब देखिए पी इज इक्वल टू आपको बताइए, तो देखिए मैंने 0.3 QS अपनी जगह पे रखा और P के साथ यहाँ पे 12 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो -12 प्लस P हो गया, और डिवाइड बाय कर दिया 0.30, तो मेरे पास QS की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मेरी किसकी वैल्यू आई, QD की वैल्यू भी आ गई, जो कि आपको निकालने आती है। इतनी मैथ्स तो जनरली हमको सबको ही आती है, तो आप देख सकते हो QS की वैल्यू आपको दिख रही है। फिर इसके बाद देखिए इसी तरीके से QD की वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक, जो कि आपका QD का फंक्शन दे रखा था उसके थ्रू। अब आपने जो इक्वेशन दिखाई उसको पुट किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये सॉल्व कर रखा है मैंने सारा का सारा, नॉर्मल पार्ट है, कैलकुलेट करके देखना आपको आ जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा प्राइस का 24। तो मेरा डायरेक्ट आया। इसमें क्या है, इनका पहले क्वांटिटी आया, इनका पहले क्या आया क्वांटिटी आया, फिर उसके बाद क्या है एक तरीके से प्राइस का पार्ट आया। मेरा सबसे पहले क्या आया, डायरेक्ट ही प्राइस का पार्ट आ गया। अगर इन्होंने क्वांटिटी के हिसाब से आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर क्वांटिटी के हिसाब से आंसर दोगे तो क्या आएगा 40 आएगा। हमें क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, तो आंसर क्या होगा आपका 24। ये जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपने जो क्वांटिटी को x माना है तो आपने क्वांटिटी निकाली है, जबकि यहाँ पे पूछा क्या है मार्केट प्राइस। तो कैसे भी इक्वेशन के थ्रू बनाओ सही रहेगा। अब चलिए चलते हैं किसकी तरफ, 16 की तरफ। 16 में क्या बोल रहा है, 16 में बोल रहा है असर्शन आपको दे रखा है, ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। दिसंबर 2015 का है। रीजन, ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो भी फर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में वो क्या करती है, ओनली केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। तो नॉर्मल सही है बात, आपको पता ही कि लॉन्ग रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में तो तीनों होते हैं, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस, और लॉन्ग रन में क्या होता है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होता है। फिर आपको बोल रहा है ऑल फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल। अभी मैंने बताया था कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक कैपेसिटी यूज हो जाती है लॉन्ग रन में, तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, ठीक, तो कोई भी एक्सिस कैपेसिटी नहीं बचेगी। तो आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, ठीक। लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ
कि कहीं इसमें ये तो नहीं बोल रखा कि ए ट्रू है, हाँ बस इसमें नॉर्मली दे रखे हैं कोट्स, कोई टिपिकल कोट्स नहीं दे रखे, फिर तो आप बोल सकते हो बोथ ए एंड आर ट्रू। मैं ये देख रहा था कि कहीं इसमें ये तो नहीं दे रखा कि आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा हो तो दिक्कत हो जाती है। पर आपको सेम ही लग रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू। आर क्यों ट्रू है आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल की बात कर रहा है, और परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी का पार्ट नहीं रहता। इसका मतलब हम अपनी फुल कैपेसिटी या इकोनॉमिक कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करते हैं लॉन्ग रन में, ठीक। और 17 में आपको क्या दे रखा है, इन केस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वाइल अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑपरेट्स एट एन आउटपुट लेवल वेयर। अब याद रखना कि देखिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म की बात कर रहा है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है। एबनॉर्मल मतलब क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये बोल रहा है कि वो जब भी ऑपरेट्स एट ए आउटपुट लेवल वेयर, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आप देखना कि मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे है, एवरेज कॉस्ट कहाँ पे है, तब जाके आपको पता चलेगा। तो सीधा एक बार मैं आपको कर्व पे लेके चलता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए मैं यहाँ पे सीधा लेके आया हूँ, शॉर्ट रन का पार्ट है याद रखना, और उसमें आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है। आपको प्रॉफिट दिख रहा है, सबसे पहले आप हमेशा ये याद रखते हो कि ये पर्टिकुलर मैंने बता रखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो भी होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो हॉरिजॉन्टल होता है, मार्जिनल कॉस्ट की लाइन जा रही है जो कि एक तरीके से कट कर रही है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है वहाँ पे आपका क्वांटिटी का पॉइंट डिसाइड होता है। अब इसमें क्या है कि एवरेज रेवेन्यू में जनरली यही होता है, तो जहाँ से आपकी एवरेज कॉस्ट जारी होती है, अगर वो नीचे जारी होती है तो आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, तो आपका प्रॉफिट का पॉइंट होगा। पर यहाँ पे क्या बोल रखा है वो 4 ऑप्शन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। आप अगर मार्जिनल कॉस्ट देखोगे तो मिनिमम नहीं है, ठीक है, मिनिमम तो यहीं पे कहीं पे जाती है आपको पता है। और एवरेज कॉस्ट कहाँ मिनिमम होती है, जहाँ पे जनरली ये इंटरसेक्ट कर रही होती है। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद भी आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर ही आ रही है, तो बढ़ी हुई है, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि कुछ ना कुछ एक्सेस इकोनॉमिक कैपेसिटी का पॉइंट आपका हो ही सकता है, या कभी कभी क्या कर रहे हो इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है आपका पॉइंट, लेकिन वहाँ पे नहीं जाना। हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से देखना कि देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या ऊपर है और एवरेज कॉस्ट नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, एवरेज कॉस्ट नीचे है, ठीक। तो जब भी मैंने बोला कि अगर आपको कुछ भी पार्ट नहीं है तो कर्व बना के देखिए, और कर्व को हमेशा याद रखिए, तो आपका बिल्कुल प्रॉपर पार्ट जाएगा। अब ये ऑप्शन पढ़िए, देखिए मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम नहीं होती, एवरेज कॉस्ट भी जनरली आपकी क्या होती है, मिनिमम नहीं होती। बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल। अगर आप एक बार देखेंगे वापस से तो आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रही है। जबकि हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात कहाँ पे कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है और एवरेज कॉस्ट क्या है, नीचे है। और एवरेज कॉस्ट में मिनिमम नहीं है, एवरेज कॉस्ट तो यहाँ मिनिमम होती है। तो वो तीनों कंडीशन आपकी अप्लाई ही नहीं हो रही, लास्ट वाली अप्लाई हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ हायर, एवरेज कॉस्ट नीचे थी और मार्जिनल कॉस्ट ऊपर थी। तो 17 का क्या होगा, डी होगा। इसी तरीके से देखो मैं 18 में आपको बता देता हूँ, एक बार जाके देख लेना जरूर कर्व, आपको पता चल जाएगा। आपने बोला सर कर्व नहीं बना हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको बना के बताया हुआ है कि मोनोपोली फर्म में अगर आप नॉर्मल का बनाओगे तो क्या बनाओगे, सेम आपको जो मैंने ये कर्व आपको बताया अभी, जैसे ये मान के चल लो कि मोनोपोली फर्म से रिलेटेड ही होता, तो क्या होता, बस एवरेज रेवेन्यू का आपका नीचे बनता, यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू का पॉइंट होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वांटिटी डिसाइड होती है, यहाँ पे प्राइस डिसाइड हो जाती है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका एवरेज कॉस्ट का पॉइंट बना दो, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट का पॉइंट हो गया। फिर एक बार आप जो ये क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद डिसाइड कर दो क्या बोल रखा है। ये बोल रहा है शॉर्ट रन में व्हेन ए सिंपल मोनोपोली फर्म अटेन इक्विलिब्रियम एंड अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इट्स लेवल ऑफ आउटपुट विल कॉरस्पॉन्ड टू, तो हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट मच बिलो एवरेज कॉस्ट। 18 में क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होगी किससे, एवरेज कॉस्ट से। याद रख लेना 18 का डी, और कोई पॉइंट नहीं होगा क्योंकि आप एक बार कवर करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब 19 में देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक ही होता है, डिमांड कर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाता है। दूसरा देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आर द सेम, तो आपको बताइए फॉल्स है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल किससे रिलेटेड होता है आपका, कि अगर आप बल्क में कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस का स्केल बढ़ा रहे हो, तो आप बल्क में कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है। जबकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मर्जर एंड एक्विजिशन की बात कर रहे हो, आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत सारे, ठीक। तो उस केस में आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अचीव कर रहे हो, सामने वाली ऐसी फर्म को परचेज कर रहे हो जो आपके गुड्स से रिलेटेड ही हो सकती है, या क्या पता वो दूसरे गुड्स से रिलेटेड भी हो जिसमें आपको मशीनरीज, लेबर वेबर सब कुछ ऐसे आराम से मिल गया।
और आप सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हो, एक ही मशीन को क्या कर रहे हो आप अपने दूसरे बिजनेस में भी यूज़ कर पा रहे हो, तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का पार्ट, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दोनों सेम नहीं होते, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए भी ठीक है और सी भी देखना ठीक होगा। अपना आंसर तो क्या है, बी ए आर रख लेना है ना 19 का, लेकिन सी देखिए पढ़ के, फॉर ऑप्टिमाइजेशन इक्वलिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज ए नेसेसरी कंडीशन बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट वन, क्योंकि जनरली आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करता हुआ जाना भी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को, तो सेकंड कंडीशन भी होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि ये तो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए जब भी हम किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। डी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिनोट्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ड्यूरिंग शॉर्ट रन, बिल्कुल ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन से है, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन से है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप क्या बोलते हो, फिक्स फैक्टर रहते हैं, और वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके कैसे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो। वेरिएबल फैक्टर जनरली आप क्या मानते हो, लेबर, कि लेबर को चेंज करके कैसे आउटपुट में चेंज किया जा रहा है, जिसका पूरा पर्टिकुलर पॉइंट आपने पढ़ा था। तो 19 का अपना होगा बी। अब 20 देखिए, 20 में बोल रहा है इन केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको बोल दिया कि एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल दिया, तो अगर आपको ई डी इज इक्वल टू 1 बोल दिया तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू का आपका फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, ए आर इंटू ऊपर जो मैंने बताया था फॉर्मूला वही है, आपको पता है, ई माइनस 1 अपॉन ई, या आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ रखना, ए आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई। ई मतलब क्या, इलास्टिसिटी है। अब देखिए अगर आपकी इलास्टिसिटी यूनिटी है मतलब 1 है, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन 1, इधर ई माइनस 1 अपॉन ई की जगह। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी ए आर होता, मतलब कुछ भी प्राइस होती, अगर 5 रुपये होती, तो देखिए 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, ई कितना है 1, ठीक है, ई कितना है 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 अपॉन 1 करोगे तो क्या होगा 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब जब भी आपकी ई डी अगर इक्वल टू 1 हो या यूनिटी हो तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 20 का आंसर क्या होगा, डी। मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, इसके हिसाब से आपको ई डी की जगह क्या करना था, जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे यूनिटी दे रखी है, वो अप्लाई करनी थी। तो आपको पता है कि ए आर तो कुछ भी हो, चाहे 5 रुपीज़ हो, चाहे 10 रुपीज़ हो, चाहे 20 रुपीज़ हो, अगर ई आपका 1 है तो आपका जो अंदर का फॉर्मूले का पार्ट है या ये वाला पार्ट है ये 0 ही आएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ भी तो आपका क्या आएगा, एक तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू 0 ही आएगा। तो इसलिए पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 20 का है इक्वल टू 0। 21 द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। देखिए ये पॉइंट तो था, लेकिन आपको पता है कि ये प्रॉपर नहीं है इसके साथ। अब सपोज करो कि आप बोलते कि सर कुछ और भी आता और यही आता, ये नहीं होता, तो तब मैं यही मानता, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक तो सेलेक्ट करना है। लेकिन अब आपको पता है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन और दे दिया कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती भी जाती है, तो अगर दिमाग लगाओ मार्जिनल रेवेन्यू का पॉइंट यू बनता है जब भी आप, ये तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, सॉरी ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, तो इसमें आपका क्या आएगा, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। आपको ये पता है, जहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे देखते हो आप, तो देखिए यहाँ पे तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो गिर रही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट राइजिंग, तो यहाँ से बढ़ना चालू कर देती है, यानी बिलो से कट करती है। तो हम क्या बोलेंगे 21 का डी, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल आते हैं। तो प्रॉपर पढ़िए, ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन बोल रहा है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन बोल रहा है, क्योंकि कभी कभी हम उसमें गलती कर लेते हैं। अब देखिए 22 में क्या बोल रहा है, असर्शन इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म इनवेरिएबली गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए अब मुझे पता है कि परफेक्ट कंपटीशन आ गया तो आपका जब भी लॉन्ग रन की बात करेंगे तो बहुत सारी फर्म में एंटर हो जाएगी, तो उस केस में जो भी हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते या सुपर नॉर्मल कमाते वो नहीं कमा पाएंगे और हम नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ ही जाएंगे। लेकिन कुछ फर्म ऐसी भी तो हो सकती है जो प्रॉफिट कमा सकती है, क्योंकि इनवेरिएबली का मतलब क्या होता है, लगभग हमेशा। इसका मतलब जितनी भी फर्म्स हैं वो हमेशा, देखिए या नॉर्मली आता तो सही रहता, या नॉर्मली नहीं भी लिखा था, ऐसे लिखा था ऑल फर्म गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, तब हम बोलते सही है। लेकिन जहाँ पे ये इनवेरिएबली आ जाता है ना, तो आपको पता है कि आपकी असर्शन गलत हो जाती है। तो जब भी ये इनवेरिएबली आ गया, इनएविटेबली आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, लगभग हमेशा। जबकि आपको पता है कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा है ऑल फर्म्स नॉर्मली, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक है।
ऑल फर्म्स गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन जहाँ पे इनवेरिएबली आ गया तो हम क्या बोलेंगे, असर्शन गलत है। अब आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो सबसे मिनिमम होती है और आपकी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि उसमें आप एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप बायर आए जा रहे हैं, ठीक। और प्रोडक्ट क्या है, एक तरीके से होमोजीनियस है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, इसलिए आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट लगती है और कोई भी सेलिंग कॉस्ट का आपका पार्ट इंकर नहीं होता। तो रीजन ठीक है, लेकिन असर्शन किस वजह से गलत हो गया, क्योंकि इनवेरिएबली का पार्ट आ रहा था। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो 22 का क्या होगा अपना आंसर, सी, ये वाला, ठीक। अब 23 देखिए क्या बोल रहा है, ये तो नॉर्मल देखिए, ए परफेक्टली कंपीटिटिव फर्म इज़ नॉट ए प्राइस मेकर बट इज़ ए प्राइस टेकर। तो हमें पता है कि वो फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, क्योंकि जो प्राइस मेकर होती है वो होती है मोनोपोली फर्म होती है, ठीक। रीजन, द फर्म इज़ इंटरेस्टेड इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट ओनली। अब आप देख सकते हैं कि देखो आपको जो कोड दे रखे हैं ना उसके हिसाब से क्या बोलोगे, यहाँ पे बोल रहा है फर्म इज़ इंटरेस्टेड इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट ओनली। तो हमने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बोला, प्राइस मेकर, सॉरी प्राइस टेकर है और क्वांटिटी एडजस्टर है, प्राइस टेकर है और क्वांटिटी एडजस्टर है, याद रखना। तो उस केस में क्या करता है, वो प्राइसेस डिसाइड नहीं करती, क्योंकि प्राइसेस किसके थ्रू हो रही है, मार्केट की फोर्स के थ्रू, उसके थ्रू जो भी प्राइस हुई वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री को अप्लाई हो गई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब आपको बताए क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट कट करते हुए जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है, क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो वो अपना लेवल ऑफ आउटपुट किसके हिसाब से डिसाइड कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट के कटिंग के हिसाब से, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन प्राइस किसके हिसाब से डिसाइड हो रही है, इंडस्ट्री के हिसाब से। तो हम बोलेंगे ये ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि आप बोलोगे अगर प्राइस टेकर, तो प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है बताइए। प्राइस टेकर का मतलब ये होता है कि आप जो प्राइसेस ले रहे हो मार्केट की डिमांड और फोर्सेस के थ्रू ले रहे हो। तो अगर रीजन में ये आता तो हम क्या बोलते हैं कि रीजन सही है, तो हम बोल सकते हैं ए ट्रू है बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो आर भी ठीक है क्योंकि क्वांटिटी एडजस्टर होती है फॉर्म, ठीक है, जो मैंने आपको बताया क्वांटिटी एडजस्ट करेगी, चाहे प्राइस नहीं कर रही, क्योंकि प्राइस तो मार्केट के हिसाब से ले रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए ट्रू है बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर ठीक है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अगर इसकी जगह ये लिखा होता कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू प्राइसेस डिसाइड होती है, मतलब इंडस्ट्री के थ्रू प्राइसेस डिसाइड होती है, इसलिए वो प्राइस टेकर है, तो हम क्या बोलते हैं, रीजन ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीजन एक तरीके से ठीक नहीं है। तो ए और आर ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ऐसे बोल सकते हो आप। तो 23 का आपका आएगा डी। अब 24 में क्या बोल रहा है, ए मोनोपोली फॉर्म्स रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल ठीक। फिर आपको बोल रहा है मोनोपोली फॉर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय द फ्रीडम टू डिटरमिन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स विम्स एंड फैंसी। देखो विम्स एंड फैंसी का मतलब यही मान के चलो कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जनरली क्या है वो प्राइस और क्वांटिटी नहीं बेच सकती, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपको पता है कि देखो मोनोपोली फॉर्म है, सिंगल सेलर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, तब जाके ही वो डिमांड बढ़ा पाएगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से वो प्राइस बढ़ा के रख रही है, ऐसा नहीं है। जो भी पर्टिकुलर उसने प्राइस सेट कर रखी है उस पर जो क्वांटिटी बिक रही है वो तो ठीक है, लेकिन अब उस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यानी उसको इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइसेस को डाउन करना ही पड़ेगा। तभी हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली लेस इलास्टिक बनता है, लेस देन वन, कि प्राइस वो कम कर रही है लेकिन डिमांड बढ़ तो रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही। तो अपने हिसाब से फ्रीडम नहीं होती किसके पास, मोनोपोली फर्म के पास। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्रीडम नहीं होती, अपने हिसाब से वो क्वांटिटी और प्राइस इतना भी डिसाइड नहीं कर सकती कि बहुत ज़्यादा उसको रेवेन्यू अर्न हो जाए। तो 24 में हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो 24 का क्या आएगा आपका ए। 25 देखिए जून 14 का क्या बोल रहा है, देखिए मैच द फॉलोइंग। डंपिंग कहाँ की जाती है, आपको पता है कि मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया था कि चाइना कंट्री क्या करती है, अपनी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे बेचती है और वही प्रोडक्ट क्या करती है इंडिया में सस्ते में बेचती है। तो एक तरीके से उसे एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं हम, डंपिंग का। अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट में अलग प्राइस, यानी खुद के मार्केट में लोकल में, और फॉरेन मार्केट में प्राइस अलग, तो उसे डंपिंग बोल दिया। तो वो किस में आता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले पार्ट में आता है, और वो किस में आता है, मोनोपोली में आता है। तो आपको पता है डी होगा इसका पार्ट। अब डी देख लीजिए किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, सी अपना आंसर होगा। वैसे तो मुझे पता चल गया क्योंकि और जगह कुछ है ही नहीं। तो देखिए फिर भी किंग रेवेन्यू कर किस में बनता है, ओलिगोपोली में बनता है, बिल्कुल ठीक है डी। फिर बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू कर्व जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है, तो किस में बनता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में। देखिए इस तरीके सिंपल कभी कभी आ जाते हैं, अच्छी बात है, आ गए तो आपका फ़ायदा है।
लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर विथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। आपको पता है कि अगर होमोजीनियस होंगे तो वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो जाता है, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म। समझ गए? तो इसका क्या आएगा? फोर्थ का ए। तो बिल्कुल ठीक है, डी बी सी ए। तो 25 का आंसर होगा आपका सी। 26 देखिए, ये बोल रहा है मोनोपोलिस्ट प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ। देखिए अभी मैंने बोला कि मोनोपोलिस्ट क्या है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे प्रेफर बोल दिया। प्रेफर का मतलब वो कहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा? जहाँ पे इलास्टिक डिमांड होगी। देखिए मोनोपोलिस्ट का जो कर्व बनता है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक बनता है, मतलब क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक डिमांड रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना चाहेगा? प्रेफर करेगा जहाँ पे इलास्टिक डिमांड हो, मतलब प्राइस अगर वो हल्की सी कम करे तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हो। यानी अगर प्राइस वो 10% कम करे तो डिमांड उसकी 30%, 20%, मतलब 10% से ज़्यादा चेंज हो। वो ये चाहता है कि अगर वो प्राइस 10% कम कर रहा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि आपने प्राइस रेवेन्यू का रिलेशनशिप देखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया, टेबल पर्टिकुलर देख लेना, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में तो आपको पता चल जाएगा। जब भी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो अगर प्राइस कम करते हैं तो उस केस में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, जिससे आपका टोटल रेवेन्यू क्या होता है? बढ़ता है। मैंने आपको बताया प्राइस और रेवेन्यू में एक तरीके से रट लेना, अपोजिट हो गया रिलेशनशिप। कब? जब इलास्टिसिटी और डिमांड ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन इन इलास्टिक में जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है प्राइस तो रेवेन्यू भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज। प्राइस कम हो रही है तो रेवेन्यू भी कम हो रहा है। तो प्राइस कम हो रही तो डिमांड एक तरीके से इतनी हमारी चेंज नहीं हो रही, तो रेवेन्यू कोई इतना हमारा बढ़ नहीं रहा। रेवेन्यू क्या हो रहा है हमारा? एक तरीके से मान के चल रहे कम ही हो रहा है। वो किस में होता है? जनरली मोनोपोलिस्ट में होता है। लेकिन मोनोपोलिस्ट क्या प्रेफर करेगा? वो ये चाहेगा कि अगर प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़े, तो वो इलास्टिक डिमांड चाहेगा, क्योंकि यहाँ प्रेफर की बात कर रही है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होती है? इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो सबने इनइलास्टिक करा होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ के देखते क्या बोल रखा था? प्रेफर वो कहाँ पे बेचना चाहेगा? वो इलास्टिक डिमांड पे बेचना चाहेगा। यूनिटरी पे क्यों चाहेगा कि 10% प्राइस पे 10% डिमांड? नहीं, वो 10% प्राइस कम होने पे 20% डिमांड, 30%, तब जाके ही तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो वो ये चाहेगा, याद रखना। तभी मैंने ये आंसर दिया 26 का ए, और इसको सही भी माना है, इसको मैंने खूब बार चेक भी किया है। 27 में असर्शन और रीजन दे रखा है। ये बोल रहा है डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू अकोमोडेट द वेरियस कैटेगरी ऑफ बायर। रीजन, it aims at increasing sales and revenue and deriving the competitors out from the market। अब ढंग से देखिए, यहाँ पे आपको बोला डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर, वही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज डिज़ाइन टू अकोमोडेट द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बायर। आपको पता है बहुत सारी कैटेगरीज होती है बायर की, लोअर क्लास, अपर क्लास, ठीक है, मीडियम क्लास। तो आपको पता है कि उस हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल ठीक। इट एम्स एट इंक्रीजिंग सेल्स एंड रेवेन्यू एंड डिराइविंग द कॉम्पिटिटर्स आउट फ्रॉम द मार्केट। सीधी सी बात है, मोनोपोली में होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट, और कहीं जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको पता है कि कॉम्पिटिटर के चांसेस आने के होते ही नहीं हैं, पहली बात तो। और आप अपना सेल्स बढ़ाने की कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब 2 मार्केट का एग्जांपल बताया था तो वहाँ पे क्या बताया था? मार्जिनल रेवेन्यू ए का, यानी एडिशनल आउटपुट बेचने पे जो भी एडिशनल रेवेन्यू हो रहा है एक मार्केट में, दूसरे मार्केट के बराबर आ जाए। तो एक बार आपका 15 था और एक बार 24 था, लेकिन वो क्यों था? क्योंकि आप दोनों मार्केट में प्राइस 30 की कर रहे थे, जबकि एक मार्केट में क्या थी? कम इलास्टिसिटी थी, एक में ज़्यादा थी। तो आपको इस हिसाब से क्या करना चाहिए था? चेंज करना चाहिए था। तो आपने क्या करा? ए मार्केट का आउटपुट बी मार्केट में शिफ्ट किया, जिससे अपने आप आपका रेवेन्यू क्या होगा? कहीं ना कहीं इक्वल मिल गया। इक्वल मिलने का मतलब 20 = 20 समथिंग ऐसे हो गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? हम अपना सेल्स और रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, हम जनरली क्या बोल रहे हैं? अपने एडिशनल रेवेन्यू को हम इक्वल कर रहे हैं ए और बी मार्केट में, मतलब टोटल प्रॉफिट तो हम उतना ही कमा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। तो रीज़न हम बोलेंगे बिल्कुल एक तरीके से इनकरेक्ट है। तो 27 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग क्या है? इनकरेक्ट है। 28 में क्या बोल रहा है ये देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस रिग्रेटिव इज फाउंड। देखिए ये अब रटा रटाया कि कौन सा डिमांड कर्व होता है? किंग डिमांड कर्व, स्वीजी से रिलेटेड, मतलब ओलिगोपोली। तो 28 का सी। थियोरटिकल वीडियोस मेरी देखी होगी तो आपको बिल्कुल ढंग से आ जाएंगे। ये मान के चलिए कि 42 में से 35 तो आपके सही जाएंगे अगर आपने प्रॉपर पढ़ा, 5 to 7 कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो अपने बाकी कितने बचे हैं? अभी 14 और बचे हैं भाई। चलिए देखते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व कहाँ आता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा क्योंकि सिंपल है। डिमांड कर्व, स्लोप डाउनवर्ड टू राइट।
अगर आपको पर्टिकुलर ये भी पता है कि देखो आपको 4 में से, लिस्ट 1 में से 4 में से अगर एक ऑप्शन भी पता है तो उससे भी सही हो सकता है। आप देखिए उससे कैसे, सपोज करो आपको डिमांड करो का ही पता रहता, तो ये देखिए और कहीं मिल ही नहीं रहा। 1 कहीं पे मिल रहा है कि बी के साथ, नहीं, सिर्फ इसमें ही मिल रहा है। तो आपको पता चला देखो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे थे तो ये रहा पार्ट, ये रहा पार्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि मैंने बता दिया सब कुछ मिला दो, P इजिकल टू AR इजिकल टू MR, यानी ये जो आपको D दे रखा है, D एक तरीके से डिमांड कर्व होगा शायद लिखा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि AR कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। तो शॉर्ट रन में आपने देखा था P इजिकल टू AR इजिकल टू MR, लॉन्ग रन में एक तरीके से यही पार्ट आता है, P इजिकल टू AR इजिकल टू MR इजिकल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इजिकल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इजिकल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इजिकल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये आपने देखा था। तो हम बोल सकते हैं कि ये सही है। प्राइस लीडरशिप किस में पढ़ाया था हमने, ओलिगोपोली में देखा था, तो ये भी ठीक है। तो अपना 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। 30 देखिए। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। इकोनॉमिक प्रॉफिट मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है, गला फाड़ फाड़ के बताया है कि टोटल रेवेन्यू का पार्ट आपका जो भी आता है, टोटल रेवेन्यू को आप एक तरीके से याद रखना, यानी प्रॉफिट को आप पाई से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे ये वाला साइन होता है तो उससे भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट या जो प्योर प्रॉफिट आप बोलते हो जनरली, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट। यहाँ पे ये मिस्टेक बस क्या है कि ये माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, टोटल रेवेन्यू में से माइनस एक्सप्लिसिट लेस करोगे सिर्फ, तो वो क्या होती है, अकाउंटिंग का पार्ट होता है, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक में क्या आता है, आपकी टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट, मतलब एक्सप्लिसिट भी आएगी और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एक तरीके से मैंने बताया नॉर्मल टर्म में अगर आपको ध्यान रखना है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखिए कि अगर आपने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट, अगर आपने जो काम किया उस पर आपको सैलरी नहीं मिल रही, अगर आप खुद ही अकाउंटेंट के फॉर्म में काम कर रहे हो तो अगर आप अकाउंटेंट को सैलरी देते तो कितनी देते, जो कि आप खुद को दे ही नहीं रहे क्योंकि आप खुद के खुद ही ओनर हो। अगर आपको पता है कि आप बिल्डिंग किसी दूसरी जगह लेते तो आपको रेंट देना पड़ता है, लेकिन खुद के घर की बिल्डिंग पे ही आपने क्या कर दिया, अपना ऑफिस खोल लिया, तो आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। और एक्सप्लिसिट तो क्या हो गई, जो एक्चुअल में आप क्या करते हो, मॉनेटरी पेमेंट करते हो। तो अकाउंटिंग में जनरली हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं, नॉर्मल टर्म में मैंने आपको बोला था याद रखना, तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट इसका है और इसका है। तो 3 और 1 किस में आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है। अब देखिए कोल्यूजन कार्टेल किस में बताया था, ओलिगोपोली में बताया था। मार्केट का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे बायर सेलर क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो डी में क्या आएगा, सेकंड पार्ट। तो ABCD से रिलेटेड क्या आएगा, 3 1 4 2, जिसका आंसर क्या होगा आपका ए। अब बचे 12। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लेंदी है तो उस केस में आपको क्या करना है, आधी देखनी है, उसके बाद टाइम सेट कर देना, उसके बाद अगले पार्ट से चालू कर देना। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल या बहुत ज़्यादा लेंदी पार्ट बन गया, लेकिन मेरे को देखो एक ही वीडियो में कवर कराना था, क्योंकि फिर क्या होता है मुझे 2 पार्ट पर्टिकुलर लेने पड़ते हैं, फिर इसको 2 बार अपलोड करना पड़ता है अलग से, तो ये एक बार में अपलोड हो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। 31 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, जून 13 का। आपको परफेक्ट कंपटीशन दे रखा है, आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में कौन से प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल। क्या होते हैं, आइडेंटिकल। तो आप देख सकते हैं 4th किस में आ रहा है, इसमें। देखिए पहले कितने सिंपल लिस्ट वाले आए हैं कि बाकी सारे वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जब मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए सेम सिंपल। ओलिगोपोली की बात करते हैं तो ओलिगोपोली में आपने क्या देखा था, प्राइस लीडरशिप। उसमें आपने 3 पार्ट देखे थे प्राइस लीडरशिप में, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, फिर आपने देखा था बैरोमीटर और आपने देखा था एग्रेसिव। तो आपको पता है कि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी किस में आएगी, इसमें। तो मैंने बताया हर चीज़ काम आती है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे काम आया ना आपके डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। जब भी डिस्क्रिमिनेटिंग की बात करेगा मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो किस में होता है, मोनोपोली में होता है। तो देखो डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। अब कितनी बार बताऊँ, सेम पार्ट है, तो 31 का ए होगा। अब 32 देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए मोनोपोली बोल रहा है। मोनोपोली में जब भी हम बात करें तो किससे रिलेटेड बात करेंगे, मोनोपोली का मतलब होता है, मैं आपको बता के चला हूँ, मोनोपोली में देखो प्राइस मेकर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो प्राइस मेकर आपको कहाँ पे दिख रहा है, टेकर दिख रहा है, ये प्राइस मेकर बोल सकते हो, तो यहीं पे दिख रहा है। तो देखिए होमोजीनियस प्रोडक्ट प्राइस मेकर आ गया, पर आपको पता है कि जनरली उसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। या अगर मोनोपोली में चलो कोई दूसरी फर्म में आ गई तो वो भी पर्टिकुलर वैसे ही गुड्स बेच रही होगी, पर आपको पता है कि आपकी मोनोपोली किस रीजन से हो सकती है, फाइनेंशियल, टेक्निकल, लीगल, उसमें एक तरीके से आपका एडवांसमेंट है,
ठीक है, आपने कोई पेटेंट ले रखा है, मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिकल मतलब क्या हो गया, आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम आ रही है। तो दूसरा कोई फटक ही नहीं पा रहा, फटक नहीं कहने का मतलब आपकी इंडस्ट्री में या आपके पास आ ही नहीं पा रहा, ठीक, और बिजनेस कर ही नहीं पा रहा, वो सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा, तो आपकी ही मोनोपोली चल रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस ले रखा है, वो पर्टिकुलर पार्ट आ गया। या एक तरीके से गुडविल आपकी अच्छी है, इमेज अच्छी है, जिसे आप आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, तो वो मोनोपोली है। तो उस केस में पर्टिकुलर प्राइस मेकर आ गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हेट्रोजीनियस यहाँ पे आप नॉर्मल टर्म में यही ले लीजिए। देखो हेट्रोजीनियस का वैसे बहुत बड़ा टर्म होता है एलोबरेट, लेकिन नॉर्मल ये मान के चल लीजिए होमोजीनियस का उल्टा। तो आप बोल सकते हो जहाँ पे डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ तो है, यानी एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन है। अगर मैंने घर बनाया और आपने घर बनाया तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और दूसरे ने भी वैसा ही प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी, साइज, पैकिंग, डिज़ाइन में फ़र्क हो सकता है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, जहाँ पे फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है मार्केट की डिमांड और सप्लाई के फोर्स के थ्रू। ओलिगोपोली, प्राइस रिगिडिटी। तो देखिए सेकंड, थर्ड, 1, 4 किस में आ रहा है, 32 का आपका होगा ए। चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 33, What kind of action can be taken to put the rivals at a disadvantageous position under oligopoly market? ये बोल रहा है कि oligopoly मार्केट में राइवल को अगर हम चाहते हैं कि वो डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में आ जाए, तो उस केस में हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो कमिटमेंट्स, ठीक है, तो एक तरीके से उससे कमिटमेंट दिला देंगे कि पर्टिकुलर आपको ऐसे काम करना है। थ्रेट व्रेट के थ्रू भी कर सकते हैं काम, प्रोमिसेस भी दे सकते हैं एक तरीके से कि आपके लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे या इतना इनपुट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो आप क्या कर रहे हो, कंपटीशन हमारे साथ कर रहे हो या राइवलरी कर रहे हो, उसकी जगह कॉल्यूजन कर लो या एक तरीके से कोऑपरेटिव कर लो पार्ट। तो प्रॉमिस हो सकता है, कमिटमेंट का पार्ट हो सकता है, थ्रेट्स भी हो सकते हैं, डरा धमका के भी कर सकते हैं, जो कि जनरली आपने किस में देखा था, टाइप ऑफ लीडरशिप में देखा था। डोमिनेंट भी है, बैरोमीटर भी है। बैरोमीटर में जनरली आपको पता था कि एक एक्सपीरियंस फर्म होती है, अगर वो पर्टिकुलर प्राइस जो भी सेट कर लेती है तो उसको लगता है कि बाकी सारी उसकी टाइप की फर्म भी क्या करेगी, सेम वही प्राइसेस फॉलो करेगी। एक एग्रेसिव है जिसमें डरा धमका के आप क्या करते हो, एक तरीके से जो भी प्राइसेस वो सेट करवाते हो और दूसरे वाले को न चाहते हुए प्राइसेस फॉलो करनी पड़ती है। और डोमिनेंट में तो क्या हो गया, आप लार्ज फर्म हो तो आप जो प्राइसेस सेट कर रहे हो दूसरे को मानना पड़ेगा और दूसरा मानता भी है और दूसरा आपकी बात मानेगा, उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट। तो यहाँ पे देखिए ABC हम क्या बोलेंगे, डी, ऑल ऑफ दी अबव। कमिटमेंट के थ्रू भी हो सकता है, थ्रेट्स के थ्रू भी हो सकता है और प्रोमिसेस के थ्रू भी हो सकता है। अब देखिए 34 का तो पार्ट आपका सिंपल है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। ठीक, अब आपको मैंने यही बताया, देखो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। देखो प्रॉफिट नहीं बोल रहा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, वही जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चल लेते हैं और आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से प्रोवाइड हो जाएगा वो। फिर नहीं तो क्या है, मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन कराना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या है सॉल्यूशन पहले से ही प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि मेरे टाइम थोड़ा सा बचे। तो आप देख सकते हो, देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करते हुए जाना चाहिए। और कौन सा ये मार्केट है वो भी देख लीजिए, देखो सारे मार्केट में सेम ही होता है, ये भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ही है। अगर आप टोटल कॉस्ट देखोगे तो टोटल रेवेन्यू देखोगे सबसे पहले, तो आपको देखो क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों चेंज हो सकते हैं। क्यू की पावर 1 है, 1 के आगे इंटू 480 करोगे तो 480 ही रहेगा, और क्यू की पावर 1 कट गया यानी क्यू कट गया। अब आपको पता है कि क्यू की पावर 2 है, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई करा 8 इंटू 2 तो 16 आया। अगर जैसे क्यूब होता 3 तो 8 इंटू 3 24 होता, 8 इंटू 4 तो 8 इंटू 4 36, नहीं कितना होता है 32, इतना हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका पार्ट आ सकता है। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 16 हो रहा है और क्यू की पावर 1 आ गई, क्योंकि आपको पता है कि एक पावर हट जाती है। ठीक, क्यू की पावर 4 है तो क्यू की पावर क्यूब हो जाएगी, क्यू की पावर क्यूब है तो क्यू की पावर स्क्वायर, क्यू की पावर स्क्वायर है तो क्यू की पावर 1 की अपन वैल्यू देखते ही नहीं है। तो आपको पता है 480 माइनस 16 क्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कॉस्ट का क्या बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है कि 400 तो फिक्स कॉस्ट ही है। तो जब भी आपका क्वांटिटी का पार्ट साथ में होता है तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू ही मार्जिनल कॉस्ट आती है। चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन क्यू, तो 8 इंटू 2 16 और क्यू की पावर 1 लग जाएगी, तो इसलिए आपका 16 क्यू आया। अब जैसे आपने पुट किया तो देखो 480 माइनस 16 क्यू और इज इक्वल टू 16 क्यू, मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट तो आ गया। इधर ये आ गया 32 क्यू, क्यू इज इक्वल टू 480 अपॉन 32, कितना आ गया 15।
तो अपना आंसर क्या हो गया 15 हो गया। तो ये हो गया 34 का अपना आंसर क्या होगा बी 15, क्योंकि आउटपुट की बात करनी है तो आउटपुट याद रखना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप नेट पे सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें वही करने जो कि पास्ट ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी टाइम की लिमिटेशन है तो उस हिसाब से मैं यही करवा रहा हूँ। फिर आपको 35 में दे रखा था लर्नर इंडेक्स मेजर। लर्नर इंडेक्स हमेशा मार्केट पावर मेजर करता है, और ये भी पर्टिकुलर मैंने उसी PDF में आपको कवर करवा के दे रखा है ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो कि लर्नर इंडेक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ बोल रखा है कि ये मार्केट पावर बताता है। ये किसने फॉर्मलाइज किया? रशियन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एबा पी लर्नर ने। उसी के नाम पे क्या पढ़ा? लर्नर इंडेक्स पढ़ा। वहाँ पे मिस्टेक थी, ए मैंने लगा दिया तो मैंने इसको सही कर दिया। 1934 में ये क्या मेजर करता है? प्राइस कॉस्ट मार्जिन। याद रखना, प्राइस कॉस्ट मार्जिन पूरा पढ़ना, क्योंकि कई जने बोलते हैं सर फिर तो सी भी सही हो गया। प्राइस मार्जिनल कॉस्ट नहीं, प्राइस कॉस्ट मार्जिन की बात करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस यानी आउटपुट या जो भी गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय पी। इट इज़ मेजर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट प्राइस ऑफ ए फर्म एंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो ये बोला डिफरेंस बिटवीन आउटपुट प्राइस ऑफ ए फर्म एंड मार्जिनल कॉस्ट, मतलब पी माइनस एम सी डिवाइडेड बाय द आउटपुट प्राइस। आ गया। इंडेक्स जो रेंज होगी वो क्या होगी? लो वैल्यू 0 से लेकर हाई 1 तक। 0 से लेकर 1 होगी। हायर द वैल्यू ऑफ लर्नर इंडेक्स द मोर द फर्म इज एबल टू चार्ज ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट, हैंस द ग्रेटर इट्स मोनोपोली पावर। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा ये लर्नर इंडेक्स होगा उस हिसाब से क्या होगा, आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर आप मार्जिनल रेवेन्यू चार्ज कर सकते हो। क्योंकि खुद दिमाग लगाइए, अगर आपका प्राइस का पार्ट ज़्यादा आ रहा है तो आउटपुट ज़्यादा बेच रहे हो, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम है, डिवाइड बाई कर दोगे। डिवाइड बाई पी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जैसे ही प्राइस डिवाइड कर दोगे तो वो एवरेज के पार्ट में भी आ सकता है। तो आपको पता है कि जैसे ही आपका 0.80 आ रहा है, 0.90 आ रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? आपका मोनोपोली पावर ज़्यादा है। और जहाँ पे आपका 0 का पार्ट आ रहा है तो परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोली का पार्ट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया अपना 35। अब 36 देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी 0। क्रॉस इलास्टिसिटी 0 कहाँ पे होती है? आपने ये पढ़ा था, जहाँ पे हमें पता है कि जब दो कमोडिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। जब भी दो कमोडिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? 0। शट डाउन पॉइंट कौन सा है? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही, अगर फिक्स कॉस्ट का आधा पार्ट रिकवर हो पा रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? लॉसेस का पार्ट है, कि आप टोटल रेवेन्यू यानी इतनी प्राइसेस में गुड्स बेच ही नहीं पा रहे कि आपकी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही। पर अगर आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट आपकी पूरी रिकवर नहीं हुई और वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? शट डाउन पॉइंट। पर यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब है अगर आपने अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करी और प्राइस किसके इक्वल है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका शट डाउन पॉइंट स्टार्ट हो गया है। यानी इसके बाद आप क्या करो? आप ज़्यादा गुड्स बेचना चालू कर दो, नहीं तो आपको क्लोज करना पड़ सकता है अपने बिजनेस को। क्यों? क्योंकि उस केस में जो आपका रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हो और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है मान लो कितनी है? 6 रुपीज़ है, 4। अब अगर आपकी फ़िक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 4, तो 0। तो इसका मतलब क्या? आप फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हो। लेकिन मान के चलिए फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 10, तो 4 में से 10 गया, माइनस का 6, मतलब क्या हो गया? आपका लॉस आ रहा है। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं? आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को तो रिकवर कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपका टोटल रेवेन्यू 10 है और वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 10 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो भी है, तो उस केस में क्या होगा? अब आपका शटडाउन पॉइंट आ गया, क्योंकि आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 0 आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट मान लो कितनी आपकी 15 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, तो माइनस का 15 आ रहा है, तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे। इधर तो फिर भी आपने 4 में से 4 गए या 4 में से 10 गए, तो आपने 4 रुपीज़ तक की तो रिकवर कर ली, लेकिन यहाँ तो आप कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आपका शटडाउन पॉइंट आ गया। स्लट्सकी थ्योरम मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से रिलेटेड है, याद रखना। लेकिन क्या मैंने इसका टिपिकल यानी डिटेल पॉइंट नहीं बताया, तो जब भी कभी टाइम मिलेगा, मैंने बताया कि मैंने कुछ टॉपिक रख रखे हैं, तो इसमें मैं पर्टिकुलर आपको स्लट्सकी भी बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। पीपीसी कर्व जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहलाता है, आपको पता है इस टाइप से बनता है, कॉनकेव बनता है, कॉन्वेक्स नहीं बनता। क्या बनता है? कॉनकेव बनता है। तो मैंने क्या क्या बताया? ये बताया, यानी 2 1 4 3 किस में आ रहा है? डी पे, 2 1 4 3, तो अपना क्या होगा? डी। अब देखिए कौन सा है? 37 में बोल रहा है व्हेन द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली हाईली इलास्टिक द मार्जिनल रेवेन्यू इज, देखो वही फॉर्मूला AR
ठीक है, इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर वो हाईली इलास्टिक हो तो मतलब क्या है, ई ग्रेटर देन 1 हो तो मान के चलो 2 है, और ए आर कुछ भी मान लो, ए आर मान लो 10 है, क्योंकि ए आर मानोगे तब जाके आप मार्जिनल रेवेन्यू ढंग से बता पाओगे। तो देखिए यहाँ पे आपने 2 मान लिया क्योंकि आपको बोल दिया हाईली इलास्टिक है, तो ई इज ग्रेटर देन 1, तो आपने अजम्पशन ले ली कि 2 है, 1.5 है, कुछ भी ले लीजिए। 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 कितना होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 अपॉन 2 कितना होता है 0.5। तो मान लो कि अगर एक गुड्स की प्राइस यानी एवरेज रेवेन्यू 10 रुपीज़ था, इंटू 0.5 करेंगे तो क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू 5 रुपये आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 37 का आंसर क्या होगा, सी होगा। एक में हमने पढ़ा था क्या, अगर ई इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा, क्या आएगा 0 अपॉन 2, तो क्या था अपना 0 आ रहा था, 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा 0। ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो उस केस में आपको पता है 0.5 हो सकता है ई, 0.6 हो सकता है, तो माइनस में आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो याद रखना 0 पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपना क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो वैल्यू पुट करके देख लिया कीजिए, यानी ई को पुट कर दीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा। तो 37 का अपना आ गया सी पॉजिटिव। वैसे यहाँ पे देखिए प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमें पता है। व्हेन ई इज इक्वल टू 1, अभी ऊपर बताया मैंने सेम आपको, तो आपको बोल रखा है देन, तो आपको पता है कि अगर ई इज इक्वल टू 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा 0, अभी निकाल के बता दिया। तो 38 का सी। और इससे पहले एक क्वेश्चन भी कवर कराया ऊपर, तो आप जाके देख लो, वो थियोरटिकल फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या है 0 है, 38 का सी। तो देखिए मैं जानबूझ कर आपको वो सारे टॉपिक कवर कराता हूँ जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। इतना मेरे हिसाब से आपको पर्टिकुलर और कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं होगा। जिस फीस के साथ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस ये है कि मेरी लिमिटेशन ये है कि धीरे धीरे पार्ट हो रहा है पर प्रॉपर पार्ट हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम का पॉइंट आगे जाएगा, तो इस हिसाब से मैं आपको प्रॉपर के पूरे 10 यूनिट जरूर कवर कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दे आर रेस्ट्रिक्शन ऑन बायर एंड सेलर। यहाँ पे क्या बोल दिया, बायर और सेलर पर रेस्ट्रिक्शन होता है, नहीं। आपको पता है फ्री एंट्री एग्जिट होती है, तो ये गलत है। दे आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपको पता है परफेक्ट मोबिलिटी, तो उस केस में आपको पता है कि हमने ये भी बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर से उधर जा सकता है, तो गुड्स का मूवमेंट भी आराम से हो सकता है, क्योंकि जब फर्म की एंट्री ही फ्री है, फ्री एंट्री एग्जिट, तो आपको पता है कि ये रियल सिचुएशन नहीं होती, इमेजिनेशन का पार्ट आता है। अगर इसका एग्जांपल याद रखोगे तो सब्जी मंडी जो मैंने बताया था, तो आप बोल सकते हो दे आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, दे आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये है परफेक्ट मोबिलिटी का, मैंने गलती से गुड्स से रिलेटेड बोल दिया, पर परफेक्ट मोबिलिटी का ये है कि लेबर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है, मतलब एक फर्म से दूसरे फर्म में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, कैपिटल मशीनरी जो भी है एक फर्म से या एक इंडस्ट्री से दूसरी फर्म में यूज़ हो सकती है, पर्टिकुलर इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सेकंड और थर्ड, ठीक है, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड। 39 का क्या आएगा आपका बी। अब बचे हैं मेरे 3। 40 में देखिए ये बोल रहा है कि आपको कंसीडर करना है ओलिगोपोली मॉडल को। यहाँ पे स्वीजी का दे रखा है, न्यूमैन एंड मॉन्स्टन का दे रखा है गेम थ्योरी, कोई गेम थ्योरी मॉडल है। आप देखो गूगल पे कुछ पर्टिकुलर सर्च कर लीजिए, क्योंकि अपने काम के लिए जून 2012 में आए हुए हैं, इसलिए मैंने गेम थ्योरी मॉडल नहीं लिया। अगर देखिए टाइम का पर्टिकुलर हमें पता है कि बहुत लेंथी कोर्स है, तो अगर वो पर्टिकुलर कवर हो जाता है तो ये कुछ पॉइंट अपन कर लेंगे कवर एक साथ। ठीक है, मल्टी टॉपिक या हम बोल सकते हैं मिसलेनियस टॉपिक मानते हुए। कॉर्नाट का ड्यूपोली मॉडल कवर कराया था। बाउमल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव और फॉर्म का पार्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। अब देखो अरेंज करना था तो ईयर पता रहना था। अब ईयर आपको याद नहीं रहते हैं, तो जनरली हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल से सर्च करना पड़ेगा, या जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किए तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट पता रहना चाहिए। जैसे अगर आप स्वीजी की बात करोगे तो मैं बताया तो 1939, और ये न्यूटन का भी मैंने लिखा हुआ है 1944, और कॉर्नोट का है अपना 1838, ये सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं थर्ड कहाँ पे आ रहा है इसमें। और ये जो है ना बाउमल का, ये है अपना 1967, ये सबसे लास्ट में, तो ये 4। तो ठीक है 3, फिर आपका स्वीजी का आएगा 1939, याद रखना। ठीक है, वैसे लिखा हुआ है मैंने इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपको ये कॉर्नोट का याद नहीं हो तो आपको पता है कॉर्नोट का कब आएगा आपका 1838 में। तो 1838, फिर उसके बाद फर्स्ट स्वीजी का पार्ट आ रहा है 1939, फिर उसके बाद न्यूटन का आ रहा है 1944, फिर उसके बाद बाउमल का आ रहा है 1967। तो 40 का अपना आंसर होगा सी। अब देखिए 41,
इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज, आपको पता है डिमांड कर्व कैसे बनता है, P इक्वल टू एम आर, और ए आर किसको डिनोट करता है, डिमांड कर्व को डिनोट करता है। तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो अपना आंसर क्या होगा 41 का बी। अब 42 में देखिए बोला परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन इक्विलिब्रियम, आपको बताया कि ये कब इक्विलिब्रियम अटेन करता है, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे आपको बताया कि ए आर इक्वल टू एम आर है। मार्जिनल रेवेन्यू जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कहाँ पे होता है, प्राइस तो सेट है, क्वांटिटी सेट करनी है, तो जहाँ पे वो मार्जिनल कॉस्ट बिलो से कट करते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है, यानी जब वो बढ़ती हुई हो, तो आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो। अब देखिए इस वाले पर्टिकुलर केस में आपको दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी कि वो ऊपर बढ़ते हुए होना चाहिए, तो हम कौन सा बोलेंगे, ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। 42 का आपका क्या आएगा, बी आएगा। ऐसे तो आप बोल सकते हो सर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट भी हो सकता है, पर वो देखो लॉन्ग रन के पार्ट में होगा। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर पता करना है, तो हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो 42 का अपना क्या होगा, बी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अराउंड 1 आवर 27 मिनट की या 28 मिनट की अपनी वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।